लीम एक विशाल स्पेस साम्राज्य में एक नोबल के रूप में फिर से जन्म लेता है जिसके ऊपर बहुत सारा कर्ज होता है। वह यूनिवर्स को मिडिल फिंगर दिखाता है और वचन लेता है कि वह सबसे बड़ा बुरा लॉर्ड बनेगा। अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके वह तबाही मचाना शुरू करता है, लेकिन जो भी बुरा काम करता है वह किसी न किसी तरह से उसी साम्राज्य के लिए फ़ायदेमंद हो जाता है जिसे वह ख़त्म करना चाहता है। विलन बनना कभी इतना फ्रस्ट्रेटिंग नहीं रहा। कहानी शुरू होती है लीम के साथ, जो एक बोरिंग ज़िंदगी जीने वाला मिडिल एज्ड लूज़र है। उसकी गैर कृतज्ञ पत्नी और बेटी उसके साथ रहती हैं, जो सिर्फ लेते हैं और कभी कुछ वापस नहीं देते। फिर भी एक जिम्मेदार पति और पिता होने के नाते लीम जब भी छुट्टी ले सकता है वह अपने परिवार के साथ वक्त बिताता है। वह अपनी ड्रीम्स और पैशन को अपनी बेटी कोनामी के लिए कुर्बान कर देता है और उसे जो भी चाहिए वह खरीदता है, चाहे वह उसे अफोर्ड कर सके या नहीं। एक दिन लीम का बॉस उसे ऑफिस में बुलाता है और उसे कुछ ऐसा करने के लिए डांटता है जो उसने किया ही नहीं, लेकिन वह अपनी कंपनी के टॉक्सिक माहौल को सहन करता है ताकि वह अपने परिवार का ख्याल रख सके। उनके लिए उसका प्यार ही उसे आगे बढ़ने की ताकत देता है। लेकिन सब कुछ तब बिखर जाता है जब उसे अपनी पत्नी मिका को एक अनजान आदमी के साथ लंच करते हुए देखता है और वह हंस रही होती है, जबकि उसे कोनामी के साथ स्पोर्ट्स क्लब में होना चाहिए था। लीम उस वक्त मिका से कुछ नहीं कहता और बाद में घर लौटकर उससे पूछता है कि उसका दिन स्पोर्ट्स क्लब में कैसे बीता। मिका और कोनामी दोनों एक दूसरे की बात का समर्थन करती हैं, तो लीम इसे भूल जाता है। सोचता है कि शायद उसे अपनी वफादार पत्नी पर शक नहीं करना चाहिए और वह बिना रुके काम करता रहता है, लेकिन उसके दिल में थोड़ा सा शक बना रहता है। इस अजीब फीलिंग से छुटकारा पाने के लिए वह अगले दिन उसी जगह जाता है जहां उसे मिका को उस आदमी के साथ देखा था, और फिर से उसे वहां पाता है, इस बार कोनामी के साथ। वह उनकी बातें सुनता है जब कोनामी कहती है कि वे अपने पापा से मिलने आई हैं। यह लीम को कंफ्यूज करता है क्योंकि कोनामी सिर्फ उसे ही पापा कहती है, तो वह उनका पीछा करता रहता है जब तक मिका का लवर वहां नहीं पहुंच जाता और माँ बेटी दोनों उससे वैसा बर्ताव करती हैं जैसे वह उनके घर का मालिक हो। हकीकत को स्वीकार न कर पाने की वजह से लीम खुद को मनाता है कि मिका उसे धोखा नहीं दे रही और वह मेहनत से काम करता रहता है ताकि अपने परिवार को खाना दे सके। लेकिन फिर उसे मिका का फ़ोन आता है जो उसे बताती है कि कोनामी का एक्सीडेंट हो गया है। तो वह जल्दी से हॉस्पिटल भागता है और सीखता है कि उसकी बेटी अभी सर्जरी में है। सर्जरी के दौरान डॉक्टर लीम और मिका को बताता है कि कोनामी को खून की सख्त ज़रूरत है, और जैसे ही यह पता चलता है उसका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है। सिर्फ मिका का ब्लड ग्रुप कोनामी से मिलता है, तो वह ऑपरेटिंग थिएटर में चली जाती है, जबकि लीम बाहर और ज़्यादा शक में पड़ जाता है। उसका ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है और साइंस के हिसाब से AB पॉजिटिव ब्लड वाले पिता का O टाइप ब्लड वाली संतान होना असंभव है। यह चौंकाने वाला खुलासा लीम को समझा देता है कि कोनामी उसकी बेटी नहीं है। इसे स्वीकार न कर पाने की वजह से वह कोनामी के ठीक होने के बाद मिका से सच्चाई पूछता है, लेकिन मिका गिल्टी होने की बजाय उसे गैसलाइट करती है, कहती है कि उसे कभी परिवार की परवाह नहीं रही और वह उनके साथ वक्त नहीं बिताता। वह अपनी बात रखता है कि वह सिर्फ परिवार को खाना और छत देने के लिए काम करता है, लेकिन मिका अपनी बात पर अड़ी रहती है, कहती है कि उसका काम अच्छा नहीं है और कोनामी को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए काफ़ी नहीं है। वह उसे याद दिलाती है कि शादी से पहले उसने वादा किया था कि हमेशा उसे खुश रखेगा, लेकिन पिछले 10 सालों में वह इस वादे को पूरा नहीं कर पाया। उसके मुताबिक इतने सालों से वह सिंगल मदर जैसा फील कर रही है क्योंकि लीम कभी उनके लिए नहीं रहा, और इसलिए अब वह लीम को अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानती। इतना गैसलाइटिंग करने के बाद भी वह कोनामी के असली पिता या अपने अफेयर के बारे में नहीं बताती। खैर, मिका को अब और बर्दाश्त नहीं होता। अगर वह और देर तक रुकी तो उसे गिल्ट फील हो सकता है, तो वह उठकर फैसला करती है कि कोनामी के साथ इस घर को हमेशा के लिए छोड़ देगी और अपने नए पापा के साथ रहेगी। लीम मिका से रैशनल होने की गुजारिश करता है और कोनामी से अपनी तरफ आने को कहता है, लेकिन छोटी शैतान भी उसे धोखा देती है, कहती है कि उसे उसका दूसरा पापा ज़्यादा पसंद है। परिवार के बिखरने के साथ लीम की वर्क लाइफ भी ख़राब हो जाती है। उसका बॉस उसे कंपनी के पैसे चुराने का आरोप लगाता है और एक अनजान बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का इल्ज़ाम ठहराता है। लीम को एहसास होता है कि जब वह हॉस्पिटल के लिए भागा था उसने गलती से अपना PC खुला छोड़ दिया था और किसी ने उससे पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, लेकिन सबूत न होने की वजह से उसे सज़ा मिलती है और न सिर्फ नौकरी से निकाला जाता है बल्कि कंपनी के खोए हुए फंड्स चुकाने के लिए मजदूरी करनी पड़ती है। मिका लीम की ख़राब फाइनेंशियल हालत को तलाक का बहाना बनाती है। न सिर्फ कोनामी की कस्टडी लेती है बल्कि उससे चाइल्ड सपोर्ट की मांग भी करती है। यह सोचकर कि वह कभी कर्ज चुका पाएगा भी या नहीं, लीम रियलिटी से भागने की कोशिश करता है और अपने पुराने दोस्त के साथ
रोबोट मिक का एनीमे देखता है, लेकिन उसका टूटा दिल उसे यह भी करने नहीं देता। वह सिर्फ उम्मीद करता है कि मेहनत से चीज़ें बेहतर होंगी और वह अपनी बेटी को फिर से देख पाएगा, भले ही वह दूसरे पापा को पसंद करती हो। वह सोचता है कि उसकी सारी मेहनत और कुर्बानी भगवान उसे इनाम देंगे, लेकिन भगवान के पास दूसरी प्लानिंग है और वह उसे एक बीमारी देता है जो अंदर ही अंदर उसे ख़त्म करने लगती है। इंश्योरेंस न होने और इलाज के पैसे न होने की वजह से लीम आखिरकार हार मान जाता है जब उसकी आंखों के सामने एक चमकती रोशनी आती है। यह उसे दिखाती है कि कंपनी के पैसे चुराने वाला उसका बॉस ही था। न सिर्फ यह, बल्कि मिका जिसके साथ अफेयर में थी वह भी उसका बॉस था। ये सीन दिखाता है कि मिका और लीम का बॉस उसकी बर्बादी का जश्न मना रहे हैं, जो उसे अंदर से तोड़ देता है। वह भगवान से प्रार्थना करता है कि यह सब सिर्फ एक बुरा सपना हो। उसी वक्त एक रहस्यमयी शख्स लीम के सामने आता है और कहता है कि जो उसे दिखाया गया वह सच्चाई है। लीम दर्द से चीखता है और बदला लेने की इच्छा जताता है उन लोगों से जिन्होंने उसके साथ गलत किया, जो रहस्यमयी शख्स को और एंटरटेन करता है। वह शख्स कहता है कि उसे लीम में दिलचस्पी है क्योंकि लीम एक अच्छा इंसान है, लेकिन लीम को अब अच्छा होने से कोई मतलब नहीं रहता क्योंकि हर किसी ने उसकी इस खूबी का फ़ायदा उठाया। यह सोचकर कि यह शख्स कोई देवता है, लीम उससे दूसरा जीवन मांगता है जहां वह जो चाहे कर सके। इस बार वह सबसे बड़ा विलन बनना चाहता है जो हर किसी पर हावी हो। रहस्यमयी देवता मान जाता है और उसे 5 अलग अलग दुनिया चुनने का ऑप्शन देता है। फैंटेसी, सुपरनैचुरल, पीरियड ड्रामा, वाइल्ड वेस्ट, जुरासिक एरा और आखिर में रोबोट्स और स्पेस बैटलशिप्स। लीम स्पेस बैटलशिप्स को चुनता है क्योंकि यह उसे उन दिनों की याद दिलाता है जब वह अपने पुराने दोस्तों के साथ इस तरह के एनीमे पर बातें करता था। देवता मान जाता है और बताता है कि यह एक साई-फाई फैंटेसी दुनिया है जहां साइंस और मैजिक साथ साथ हैं और वह एक काउंट के घर में पैदा होगा जो एक ग्रह पर राज करता है। लीम कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और देवता उसकी बदला लेने वाली आत्मा को रोबोट्स का शासक और अल्टीमेट स्पेस बुली बनने के लिए भेज देता है। लीम की आंखें खुलती हैं और वह एक छोटे बच्चे के शरीर में एक ऐसी मैंशन की छत पर पाता है जो दशकों से छुई नहीं गई। जैसा कि रहस्यमयी देवता ने कहा था, लीम अब हाइड्रा नाम के ग्रह पर है जिस पर उसके पिता काउंट बैनफील्ड राज करते हैं। रिहायशी एस्टेट्स चारों तरफ से पेड़ पौधों से घिरे हैं, जिसमें लीम का घर भी शामिल है जो एक डायस्टोपियन क्रिसमस ट्री थीम वाला लगता है। अंदर जाते ही उसकी माँ उसे सरप्राइज देती है और उसका 5वां बर्थडे विश करती है। मैजिक ट्रांसपोर्टेशन से वह उसे दूसरे कमरे में ले जाती है और उसे रॉयल केक दिखाती है, साथ ही उसका गिफ्ट देती है। वह बड़ा गिफ्ट बॉक्स खोलता है और अंदर एक छोटा सा डिवाइस लटकता हुआ पाता है, जिसे माँ कहती है कि यह एक AI मेड रोबोट का ऑर्डर शीट है। लीम को ज़्यादा समझ नहीं आता और वह डिवाइस पर रैंडम बटन दबा देता है जिससे एक कैरेक्टर कस्टमाइजेशन स्क्रीन खुलती है। संक्षेप में उसे अब अपनी मेड का अपीयरेंस चुनना है। लंबी सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान माँ बताती है कि मॉडल चुनने के बाद उसे मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर शीट भेजनी होगी ताकि उसका यूनिक AI मेड रोबोट मिल सके। वह कैजुअली कहती है कि उसे मेड के प्राइवेट पार्ट्स भी चुनने हैं। ये बेहद अजीब है, लेकिन वह इसे बिल्कुल नॉर्मल मानती है। उसी वक्त लीम का पिता भी आता है और बर्थडे गिफ्ट के तौर पर उसे परिवार का नया हेड बना देता है। साथ में शर्त रखता है कि दोनों पेरेंट्स इंपीरियल होम प्लैनेट पर जाकर अपनी ज़िंदगी बिताएंगे। वह लीम को भरोसा दिलाता है कि उनके न होने से उसे ज़्यादा आज़ादी मिलेगी। वे यह भी कहते हैं कि लीम को उन्हें मंथली अलाउंस देना होगा ताकि वे शांति से रह सकें। लीम इन सारी शर्तों को मान लेता है, जिसके बाद पिता ग्रैंड चैम्बरलेन को कॉल करके ऑफिशियल पेपर वर्क करवाता है और घर को अपने 5 साल के बच्चे के हवाले कर देता है। लीम कुछ पूछता नहीं और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। पिता आखिरी बात कहता है कि अब से उसकी मेड ही उसकी देखभाल करेगी। ये तय होने के बाद दोनों पेरेंट्स बोझ से छुटकारा पाने जैसे भाग जाते हैं, जिससे लीम सोच में पड़ जाता है कि आखिर हुआ क्या। उसे पावर, इन्फ्लुएंस और दौलत मिल गई जो इंसान चाह सकता है एक पल में, लेकिन साथ ही उसे ऐसा भी फील होता है कि उसने सब कुछ खो दिया। फिर भी चूंकि लीम की पिछली ज़िंदगी की सारी यादें उसके पास हैं, वह अंदर से बड़ा है और उसे नए पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं। उसका मकसद अब बुरा लॉर्ड बनना और अपने आसपास की हर चीज़ का फ़ायदा उठाना है। वह देवता का शुक्रिया अदा करता है कि उसे दूसरा जीवन दिया, लेकिन उसे यह नहीं पता कि उसकी पुरानी ज़िंदगी बर्बाद होने की वजह वही देवता है जिसने मिका और उसके बॉस को सिर्फ मनोरंजन के लिए मैनिपुलेट किया। लीम का शो ख़त्म होने के बाद देवता सोचता है कि अब मिका और लीम के बॉस को भी दुख देना चाहिए। उंगलियों के एक झटके से लीम का बॉस पुलिस द्वारा कंपनी के पैसे चुराने के जुर्म में अरेस्ट हो जाता है। बॉस के चले जाने से मिस गोल्ड डिगर अपना सोना खो देती है, जो उसकी बर्बादी की शुरुआत है। यह देवता के लिए दूसरा मनोरंजक शो शुरू करता है। देवता खुलासा करता है कि वह नफरत, गुस्सा, दुख और नेगेटिव इमोशंस पर जिंदा रहता है।
यही वजह है कि उसने लीम को इस इसेकाई दुनिया में भेजा ताकि उससे और मनोरंजन मिले। देवता डायमेंशनल डोर खोलकर चला जाता है, लेकिन एक दिव्य बिल्ली चुपके से कमरे में घुस जाती है जब दरवाज़ा बंद होने वाला होता है। ये समझ नहीं आता कि ये हुआ क्या, लेकिन लगता है कि बिल्ली कहानी में कोई ख़ास रोल रखती है। लीम की पैरेलल यूनिवर्स में एक स्पेस वॉर शुरू हो जाता है क्योंकि इस गंजे लिंकन ने अपनी गोवा पायरेट क्रू की फायर पावर दिखानी चाहिए। उसके मेक्का रोबोट्स दुश्मनों पर भारी पड़ने वाले होते हैं जब अचानक क्रिस्टियाना लीब के होली किंगडम की पहली प्रिंसेस नाइट एंट्री करती है और दुश्मन सैनिकों को बटर की तरह काट डालती है। वह आसानी से फ्रंटल अटैक से बचती है। उसकी अगुवाई में दुश्मन की फ्रंट लाइन जल्दी ख़त्म हो जाती है। पायरेट्स हार मानकर पीछे हटने लगते हैं, लेकिन प्रिंसेस उन्हें जाने नहीं देती क्योंकि वह चाहती है कि हर एक को उसके किंगडम से खेलने का पछतावा हो। इधर लीम को उसका पर्सनलाइज्ड एआई मेड रोबोट एक बड़े डॉल पैकेज में डिलीवर होता है। एक साधारण टच से पैकेज एक जेनरिक मेड में बदल जाता है जो खुद को अमगी कहकर पेश करती है। बिना टाइम वेस्ट किए लीम अपनी नई मेड के साथ छेड़छाड़ शुरू कर देता है। जब चैम्बरलेन सवाल करता है तो वह इसे सामान की अच्छी तरह जांच बताकर टाल देता है। प्राइवेट इंस्पेक्शन के लिए वह अमगी को अपने प्ले रूम में ले जाता है और वहाँ कुछ खास नहीं होता। भरोसा करो, रात को लीम अमगी को काम पर लगाता है, चाय बनाना, मसाज देना और उसे नहलाना। इस रफ्तार से यह फिट बच्चा जल्दी ही KFC अंकल बन जाएगा। ग्रैंड चैम्बरलेन, जो पहले प्ले रूम में हुए कुछ की टेंशन में था, लीम को चिंता भरी नज़रों से देखता है। उसकी परेशानी देखकर लीम उसे आश्वस्त करता है कि चिंता की बात नहीं है, भले ही उसका शरीर 5 साल का हो, उसका दिमाग 36 साल के इंसान का है। ये सुनकर अमगी उसे सुधारती है, बताती है कि इस साम्राज्य में 50 साल की उम्र को आधिकारिक तौर पर एडल्टहुड माना जाता है। ज़्यादातर लोग 100 साल पार करने तक खुद को सच्चा बड़ा नहीं मानते। वह यह भी कहती है कि यहाँ इंसान 500 से 600 साल तक जीते हैं, जो लीम को समझ आता है। चूँकि यह दुनिया पर्यावरण संरक्षण पर जोर देती है, हर तरफ हरियाली और अच्छी तरह संरक्षित चीज़ें हैं। अमगी के साथ लीम का ज़्यादा नज़दीकी रिश्ता देखकर ग्रैंड चैम्बरलेन उसे चेतावनी देता है कि साम्राज्य AI से नफरत करता है। अगर कोई नोबल AI डॉल के इतना करीब दिखे तो अफवाहें फैलेंगी। उत्सुक होकर लीम उससे डिटेल्स मांगता है तो चैम्बरलेन बताता है कि अतीत में AI की वजह से मानवता लगभग ख़त्म हो गई थी। लीम कंफ्यूज होकर पूछता है कि क्या उन्हें रोबोटिक्स के 3 बेसिक लॉ नहीं प्रोग्राम किए गए थे, लेकिन चैम्बरलेन उसे अजीब नज़रों से देखता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। उसी वक्त लीम को एहसास हो जाता है कि इस दुनिया में कहाँ गलती हुई। पुराना शख्स अपनी कहानी जारी रखता है कि उस काले दौर में कुछ बहादुर योद्धाओं ने रॉग AI के खिलाफ लड़ाई लड़ी और चमत्कारिक तरीके से जीत हासिल की, जिसके बाद इस साम्राज्य की नींव पड़ी। ये सवाल उठता है कि अगर साम्राज्य AI से इतना नफरत करता है तो लीम की माँ ने उसे ऐसा गिफ्ट क्यों दिया जो मुसीबत ला सकता है। ग्रैंड चैम्बरलेन पहले हिचकिचाता है, लेकिन चूंकि लीम अब मास्टर है, वह कड़वा सच बोल देता है। लीम के पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया और पुरानी पीढ़ियों से चले आ रहे भारी कर्ज को उस पर डाल दिया। ऐसा लगता है कि लीम के परदादा एक समझदार शासक थे, लेकिन उन्होंने अपने वारिस को ठीक से नहीं सिखाया। उस वारिस ने सब कुछ बर्बाद कर दिया और तब से परिवार का कर्ज बढ़ता ही गया। चैम्बरलेन का कहना है कि इस ग्रह के लिए हालात और ख़राब होंगे। ये नई जानकारी सुनकर लीम सोच में पड़ जाता है कि वह बुरा लॉर्ड कैसे बनेगा जब उसके पास न दौलत है न पावर। उधर किसी बार में लोग अपने नए लॉर्ड लीम की बातें करने लगते हैं और सोचते हैं कि क्या आम लोग हमेशा नोबल्स के रहमोक्रम पर रहेंगे। बारटेंडर महिला उम्मीद जताती है कि 5 साल का बच्चा पिछले लॉर्ड्स जितना बुरा नहीं हो सकता, लेकिन बाकी लोग इससे सहमत नहीं। उन्हें लगता है कि इस देश को फिर से दुखों का द्वार देखना पड़ेगा। लीम को समझ नहीं आता कि एक 5 साल का बच्चा इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों झेल रहा है। उसे शक होता है कि शायद उसके पेरेंट्स ने उसे सिर्फ कर्ज ट्रांसफ़र करने के लिए जन्म दिया। चैम्बरलेन इस बात की पुष्टि करता है, जिससे लीम सोचता है कि क्या वह फिर से इस्तेमाल, शोषण और फेंक दिए जाने के लिए पैदा हुआ है। चूंकि वह और अमगी इस दुनिया में बाहरी हैं, लीम प्रपोज करता है कि वे मिलकर जिंदा रहें। वह कसम खाता है कि पावर हासिल करेगा और दिखाएगा कि असली बॉस कौन है। फिर अमगी को अपने साथ पार्टनर बनने का ऑफर देता है, लेकिन अमगी उसे याद दिलाती है कि उसका फ़र्ज़ सिर्फ उसकी मेड के रूप में सेवा करना है, न कि बराबरी करना। वह तैयार है अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए कुछ भी करने को और कहती है कि लीम उसे जो चाहे ऑर्डर दे सकता है, बशर्ते अमगी कभी रॉग ना हो जाए। लीम अपनी खुद की 3 लॉ ऑफ मेड रोबोट बनाता है। पहला, वह अपने मास्टर को नुकसान नहीं पहुंचा सकती या ऐसा कुछ नहीं कर सकती जो उसे नुकसान दे। दूसरा, वह मास्टर के हर अनऑर्डर को मानेगी जब तक वह पहले लॉ के खिलाफ ना हो। तीसरा,
वह अपनी मौजूदगी की हिफाजत करेगी, बशर्ते यह पिछले लॉ से टकराव न करे। इसके बाद लीम अमगी से सलाह मांगता है। सोचता है कि एआई होने के नाते उसे एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस का ज्ञान होगा। वह सुझाव देती है कि वे एजुकेशन कैप्सूल का इस्तेमाल करें। लगता है कि इस कैप्सूल से लीम 10 साल का ज्ञान 6 महीने में अपने दिमाग में डाल सकता है और साथ में अपना शरीर भी मजबूत कर सकता है। ये आइडिया पसंद आने पर लीम इसे करने का फैसला करता है और अमगी को अपने इलाके की जिम्मेदारी सौंप देता है। ग्रैंड चैम्बरलेन इस फैसले का सख्त विरोध करता है, लेकिन लीम और अमगी की स्मार्टनेस के आगे हार मान जाता है। सब तय होने के बाद लीम कैप्सूल में एंटर करता है। प्रोसेस शुरू होने से पहले वह अमगी से आखिरी सवाल पूछता है, क्या इस दुनिया के एआई में इमोशंस होते हैं? यहाँ तक कि एआई इंसानी बर्ताव कॉपी कर सकते हैं और एनिमे के लिए हाँ, उसके पास इमोशंस हैं। सब कुछ उसके हवाले करके लीम कैप्सूल में क्रायो स्लीप में चला जाता है। रहस्यमयी देवता जो गाइड होने का दावा करता है एक अलग इंसान है जो नेगेटिव इमोशंस पर जिंदा रहता है। लीम, उसकी पत्नी और उसके लवर के साथ खेल ख़त्म होने के बाद वह अगले टारगेट की तलाश में पृथ्वी पर लौटता है। वहाँ उसकी नज़र एक जवान लड़की पर पड़ती है जो न्यूडल शॉप में अपनी ज़िंदगी का बेस्ट मील खाने वाली होती है, लेकिन जैसे ही वह चॉपस्टिक खोलती है वह असमान टूट जाता है, जो जापानी कल्चर में बुरा शगुन माना जाता है और दुर्भाग्य या मौत ला सकता है। चॉपस्टिक का असमान टूटना देवता की करामात है, जो इस छोटी सी बात से पैदा होने वाले नेगेटिव इमोशंस का मज़ा ले रहा है। उधर लीम की दुनिया में उसकी मेड उसकी जागने का इंतज़ार करती है। कैप्सूल खुलता है और लीम जागता है। उसे पता चलता है कि वह 2 साल तक सोया रहा और उसका शरीर नाइट रेजिंग प्रोग्राम से मजबूत हो गया है। चूंकि लीम के लिए यह सिर्फ सेकंड्स जैसा था, उसे अपने बड़े हुए शरीर की आदत डालने में वक्त लगेगा। अमगी सुझाव देती है कि वह रिहैबिलिटेशन करे। इसके बाद लीम पूछता है कि उसका इलाका बैनफील्ड कैसा चल रहा है। अमगी उसे इलाके की मौजूदा इकोनॉमिक सिचुएशन दिखाती है। एआई रोबोट होने के नाते उसने ईमानदारी से बैनफील्ड को संभाला है। लीम उसकी तारीफ करता है, लेकिन अपनी आंखों से डेवलपमेंट देखना चाहता है। वह अमगी के साथ बाहर जाता है और हैरान रह जाता है जब उसे पता चलता है कि उसने बैनफील्ड आर्मी के लिए एक स्पेस पोर्ट बनाया है। न सिर्फ यह, उसने आसमान में एक फ्लोटिंग डॉक भी बनाया जहां मोबाइल रोबोट्स और स्पेसशिप्स खड़े हो सकते हैं। लीम उत्साह से फ्लोटिंग डॉक देखने जाता है और मोबाइल नाइट्स की साइट से दंग रह जाता है, जिन्हें वह भविष्य में चला सकता है। वह रोबोट चलाने की इच्छा जताता है तो अमगी यह अरेंज कर देती है और उसे बेसिक कंट्रोल सिखाती है, जो आसान है। मूवमेंट मैजिक पर डिपेंड करता है और जो भी मूव लीम सोचेगा रोबोट वैसा ही करेगा। लीम सावधानी से मोबाइल नाइट को स्टेशन से उतारता है और आसानी से चलता है। कुछ देर बाद उसे बोरियत होने लगती है और वह अमगी से पूछता है कि क्या रोबोट से कॉम्बैट प्रैक्टिस करने का कोई तरीका है। वह जल्दी से यह अरेंज कर देती है, उसे तलवार देती है और बैनफील्ड आर्मी के कैप्टन माँ को उसका स्पैरिंग पार्टनर बनाती है। लीम उत्साह से अटैक करता है और पूरी ताकत से माँ के शील्ड पर वार करता है, जिससे वह ज़मीन पर गिर जाता है। लीम को एहसास होता है कि माँ ने जानबूझकर हार मानी। वह नहीं चाहता कि यह आर्मी वाला उसे बच्चा समझे, तो साफ कह देता है कि उसे गंभीरता से लड़ना होगा, वरना उसे सज़ा भुगतनी पड़ेगी। माँ गंभीर होकर उठता है और सही तरीके से डिफेंड करता है। एक पल में लीम की तलवार छीन लेता है और उसे ज़मीन पर दबा देता है, जिससे मैच ख़त्म हो जाता है। इस हार से लीम को रियलिटी चेक लगता है कि उसे अपनी बैटल स्किल्स बढ़ानी होंगी ताकि वह बेहतर पायलट बने। तो वह चैम्बरलेन से कहता है कि उसे एक इंस्ट्रक्टर ढूंढे जो उसे कॉम्बैट में ट्रेन करे। चैम्बरलेन को लगता है कि लड़ाई के लिए लॉर्ड को ज़रूरत नहीं, लेकिन लीम इससे सहमत नहीं। वह अब कमज़ोर होकर दूसरों के सामने झुकना नहीं चाहता। वह सबसे ताकतवर बनना चाहता है ताकि बुरा लॉर्ड बनने का मकसद पूरा हो सके। वह यासुशी, एक शख्स जो तलवार लिए है, को अपना एस सेंसेई बनाता है। लीम खुद को यासुशी से मिलवाता है और बताता है कि वह बेस्ट तलवारबाज बनना चाहता है, जिससे यासुशी फिलोसॉफिकल स्पीच देने लगता है कि कोई बेस्ट नहीं होता। अमगी को इस अजीब शख्स पर शक होता है, लेकिन लीम उसे चिंता न करने को कहता है और यासुशी के साथ ट्रेनिंग शुरू करता है। मास्टर तलवारबाज पहले एक सीक्रेट टेक्निक दिखाता है, जिसे वह फ्लैश का तरीका कहता है। तलवार की मूठ पकड़कर वह उसे थोड़ा बाहर निकालता है और फिर अंदर कर देता है। एक पल में सारे लॉग्स 2 हिस्सों में बंट जाते हैं। लीम सोचता है कि शायद आदमी ने इतनी तेज़ी से तलवार निकाली कि दिखाई नहीं दी। वह अमगी से धीमी मोशन वीडियो चलाने को कहता है, जो उसने अपनी आंखों से रिकॉर्ड किया था, लेकिन पता चलता है कि आदमी ने तलवार नहीं निकाली। सोचकर कि हाईटेक कैमरा यासुशी की टेक्निक कैप्चर नहीं कर पाया, लीम और उत्साहित हो जाता है और उसका शिष्य बनने का फैसला करता है, लेकिन उसे नहीं पता कि यासुशी एक ठग है और लॉग्स पहले से ही काटे हुए थे। गाइड देवता अपने डायमेंशन से यह सब देखता है।
शायद यही उसने यासुशी को भेजा और वह उत्सुकता से देख रहा है कि आगे क्या होगा। दूसरी तरफ क्रिस्टियाना को दुश्मन पायरेट गैंग से शांति वार्ता का ऑफर मिलता है, तो वह अपनी बैटल फ्लीट के साथ दुश्मन बेस पर जाती है ताकि गो से बात करे। लेकिन गो का इरादा शांति का नहीं था, वह उसे सिर्फ इसलिए बुलाया ताकि उसका अनगार्डेड होम प्लैनेट मिस्टेरिया पर अटैक कर सके। कुछ देर बाद हजारों पायरेट शिप्स क्रिस्टियाना के प्लैनेट की तरफ बढ़ते हैं और अलायंस की डिफेंस लाइन को पार कर जाते हैं। गो खुलासा करता है कि अलायंस ने उसके साथ हाथ मिलाया और उसे धोखा दिया क्योंकि ज्यादातर उसे खतरा मानते हैं। सारी अलायंस फ्लीट क्रिस्टियाना के स्पेसशिप पर हथियार तान देती है। गो बताता है कि उसे अलायंस को धोखा देने के लिए सिर्फ पैसे चाहिए थे और क्रिस्टियाना को एहसास दिलाता है कि उसका राज यहीं खत्म हो गया। लेकिन वह वादा करता है कि अगर वह उसकी बात माने तो उसके प्लैनेट को नुकसान नहीं पहुंचेगा। 3 साल बीत गए हैं जब से लीम यासुशी के नीचे ट्रेनिंग कर रहा है और बेशक वह फ्लैश टेक्निक नहीं सीख पाया क्योंकि वह होती ही नहीं। उसने बेसिक मार्शल आर्ट्स मास्टर कर लिया लेकिन संतुष्ट नहीं है और ख़ास टेक्निक्स सीखना चाहता है जो उसे ओवर पावर विलन बनाए। यासुशी के घर वह अपनी आसान कमाई का जश्न मनाता है और सोचता है कि लीम को ठगना कितना आसान रहा, जो अभी भी इस बात से अनजान है कि वह बिना स्किल वाला है। वह चाहता है कि यह आसान पैसा हमेशा मिलता रहे। उसी वक्त लीम लौटता है और अपने मास्टर से सवाल पूछता है। वह मास्टर से एक जटिल टेक्निक, फ्लैश का तरीका सिखाने की भीख मांगता है। यह सुनकर मास्टर उसे स्कूल से निकाल देता है क्योंकि वह बेसिक्स सीखे बिना एडवांस टेक्निक मांग रहा है। लीम तुरंत माफ़ी मांगता है और अपनी गलती मानता है, जो साफ है। वह बाहर न होने की गुहार लगाता है और मास्टर उसे माफ़ कर देता है क्योंकि उसे पैसों का जरिया खोना नहीं है। माफ़ी मिलने के बाद लीम जल्दी से चला जाता है। जैसे ही वह जाता है, मास्टर अपनी शानदार शख्सियत से बाहर आता है और स्वीकार करता है कि उसे लीम की मांगी गई टेक्निक की कोई जानकारी नहीं। उसी वक्त लीम फिर से लौटता है और माफ़ी के तौर पर एक्स्ट्रा पैसे ऑफर करता है, जिसे भूखा मास्टर स्वीकार कर लेता है। लीम के जाने के बाद वह एक्स्ट्रा कैश से खुश हो जाता है। उधर लीम भी एक्स्ट्रा पैसे देने से उत्साहित है, लेकिन फिर वह वापस आता है और मास्टर को बताता है कि वह और पैसे देगा। मास्टर खुश हो जाता है और सोचता है कि यह पैसा हमेशा आता रहे। जब लीम आखिरकार चला जाता है तो वह इस आसान कमाई से खुश है। अपने महल में वापस आकर लियम अपने सिंहासन पर शानदार तरीके से बैठता है और सीखने के तनाव के बारे में शिकायत करता है। उसी वक्त इमेजिन उसे थियंस की आर्थिक रिपोर्ट के बारे में बताती है, जिसमें कर्ज वैसे का वैसा ही है, लेकिन प्रोडक्शन और सेल्स बढ़ रहे हैं तो सब ठीक लगता है। लियम इमेजिन की मेहनत को सराहता है और सरकार का काम उसे ज़्यादा सौंपने की सोचता है। इमेजिन को यह सुनकर खुशी होती है, लेकिन वो माफ़ी मांगती है क्योंकि ग्रोथ रेट उनकी उम्मीद से कम है। वो वेलफेयर प्रोग्राम की रिपोर्ट दिखाती है और नतीजों के उम्मीद से कम होने पर शिकायत करती है। लियम को यह सुनकर हैरानी होती है और जानना चाहता है कि इस फेलियर की जिम्मेदारी किसकी है। थोड़ी देर बाद एक अजीब चेहरा और बदसूरत दिखने वाला छोटा सा आदमी आता है। लियम तुरंत पूछता है कि वो अपने फेलियर के लिए बहाने क्यों नहीं देता। पहले तो वो हैरान होता है, लेकिन फिर उसे याद दिलाया जाता है कि उसने फिनेसिस को छिपाया और मैनिपुलेट किया, जो कि भ्रष्टाचार का साफ सबूत है। ये सुनकर वो खुद का बचाव करता है और कहता है कि लियम अभी बहुत छोटा है और इन चीज़ों को समझ नहीं सकता। वो दावा करता है कि ये खर्च ज़रूरी हैं, लेकिन लियम उसे झूठ बोलने के लिए टोकता है। फिर वो कहता है कि उसने ये खर्च चीज़ों को चलाने के लिए किए, लेकिन लियम उसकी इन झूठी बातों से तंग आ जाता है। लियम पूछता है कि उसने पहले वाले वेंडर से अलग क्यों चुना, तो वो कहता है कि नया वेंडर बेहतर है, लेकिन लियम उसे कैटमैन को रोकने के लिए कहता है। लियम इन झूठों से परेशान होकर उसे याद दिलाता है कि उसने वेंडर को रिश्वत देकर भ्रष्टाचार किया। इन इल्ज़ामों के बीच लियम का दिमाग भटकने लगता है। वो सोचता है कि इस टैलेंटेड भ्रष्ट अधिकारी से कुछ सीखा जाए, लेकिन दुर्भाग्य से वो उतना टैलेंटेड नहीं निकला जितना लियम ने सोचा था। इमेजिन उसे एक पुराने भ्रष्टाचार केस के बारे में बताती है, जिसमें उसका एक सबोर्डिनेट शामिल था। वो दावा करता है कि ये सब उसके सबोर्डिनेट का काम था, जैसा कि केस में बताया गया, लेकिन लियम और डोमो को लगता है कि उसने अपने सबोर्डिनेट को फंसाया ताकि वो बच सके, खासकर जब भ्रष्टाचार के पैसे वापस नहीं मिले। ये सुनकर लियम उस छोटे से आदमी पर गुस्सा हो जाता है जो अपने सबोर्डिनेट को जानबूझकर फंसाकर भ्रष्टाचार से बच गया। डर के मारे वो मोटा आदमी कहता है कि ये सब झूठ है और लियम से गुहार लगाता है कि वो ओमेगा जैसे डॉल्स पर भरोसा न करे, क्योंकि वो इंसानों के दुश्मन हैं। गुस्से में लियम अपनी तलवार उठाता है और धीरे धीरे उस मोटे की तरफ बढ़ता है, पूछते हुए कि क्या उसे अपने सबोर्डिनेट को फंसाना अच्छा लगता है। लियम को अपनी तरफ आते देख वो मोटा बेकार बहाने बनाने लगता है। ये तक कहता है कि सब यही करते हैं ताकि बिजनेस चले, लेकिन लियम अपनी तलवार निकाल लेता है। ये देखकर वो मोटा अचानक रुख बदलता है और लियम को बताता है कि वो सिर्फ लॉर्ड्स जैसे उसके प्रयासों की वजह से शानदार जिंदगी जी पा रहा है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी गंदी बात पूरी कर पाए, लियम उसकी जान ले लेता है।
वो लाइफलेस लॉर्ड से चिल्लाता है कि किसी को भी उसके लोगों या उसके पैसे को छूने का हक नहीं सिवाय उसके। इससे पहले कि बात बेकाबू हो, इमेजिन उसे शांत कराती है, लेकिन लियम उसे आदेश देता है कि वो सभी भ्रष्ट अधिकारियों की जांच करे। हालांकि इमेजिन कहती है कि ऐसा करना नुकसानदायक होगा। इसके बजाय वो सुझाव देती है कि वो 30 डॉल्स तैयार करे जो गवर्नेंस और दूसरी यूनिट्स में उसे ज़्यादा बेहतर तरीके से मदद करेंगी ताकि इलाके में तरक्की हो। लियम तुरंत मान जाता है। हालांकि अमोंगी को लगता है कि लोग इस फैसले पर नकारात्मक बातें कह सकते हैं, लेकिन लियम को परवाह नहीं है जब तक तरक्की हो रही है। उसी रात खबर फैलती है कि लियम ने एक भ्रष्ट अधिकारी को मारा। साथ ही ये भी चर्चा होती है कि लियम ने अनिवार्य शिक्षा को 3 से 6 साल करने का फैसला लिया, जिससे स्कूल बनाने के लिए और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स लगाए गए। लोग मानते हैं कि लियम 10 साल की उम्र में शानदार काम कर रहा है। इस बीच लियम आखिरकार बड़े ट्रांसफॉर्मर जैसे मशीनों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, क्योंकि अब उसने मार्शल आर्ट में महारत हासिल कर ली है। लेकिन उसका नकली मास्टर सही वक्त पर आता है और उसका सपना तोड़ता है, कहते हुए कि हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। तो इसमें क्या खास है? इसके बजाय वो लियम से कुछ ज़्यादा ताकतवर चीज़ कंट्रोल करने की सलाह देता है जो कोई और नहीं संभाल सकता। लियम तुरंत मान जाता है। वो बेस के कप्तान से आइडिया लेता है और उसे पुराने नॉन ऑटोमेटिक मॉडल के बारे में पता चलता है। कप्तान उसे बताता है कि उसका परदादा एक यूनिट पायलट किया करता था। लियम को अपने परदादा की मशीन को पायलट करने का इतना जोश होता है कि यूशी एक मंदिर में खजाने की तलाश में जाता है। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है और कहता है कि लियम इतनी तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है, जबकि पूरा ट्रेनिंग प्रोसेस तो धोखा था। वो जानता है कि लियम को ज़्यादा देर तक बेवकूफ़ नहीं बना सकता और इस कैश काउ को लूटने का एकमात्र तरीका और बेकार टास्क्स बनाना है। वो दीवार पर हाथ रखता है, जिससे एक सीक्रेट मैकेनिज्म ट्रिगर होता है और एक पुराना मोबाइल नाइट सामने आता है। यूशी के लिए यही सही चीज़ है जो लियम को बिजी रखकर पैसा लाने में मदद करेगा। इस बीच एक बुरा देवता गाइड नकारात्मक भावनाओं की तलाश में धरती पर आता है और एक ऐसे लड़के को पाता है जो सिर्फ अपनी स्टारबक्स ऑन ऑर्डर के सही न होने पर गुस्सा हो जाता है। गाइड को उसकी नकारात्मक भावनाएं पसंद आती हैं, लेकिन वो कुछ और स्वादिष्ट चाहता है। लियम की दुनिया में यूशी पहले ही लियम को उस पुराने मोबाइल नाइट एविड को ठीक करने का आदेश दे चुका है। लियम इसके लिए तैयारियां कर रहा है। वो अपने बटलर ब्रायन के साथ मास्टर की नकली अल्टीमेट टेक्निक फ्लैश प्रैक्टिस कर रहा है। ब्रायन को खुशी है कि एविड लियम के परदादा की यूनिट है, लेकिन वो मानता है कि इतना पुराना यूनिट लियम के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। लियम को यकीन है कि अगर वो सबसे पुराना यूनिट मास्टर कर लेगा तो उसकी पायलटिंग स्किल्स टॉप पर होगी। ब्रायन अपनी आदत से मजबूर होकर लियम को इस बेकार टेक्निक को सीखने से रोकता है, लेकिन लियम दृढ़ है कि मेहनत से वो बेहतर होगा। दूसरी तरफ अमागी एविड के पास जाती है और यूशी और उसके ट्रेनिंग तरीकों पर शक जताती है। उसे लगता है कि यूशी सच्चा तलवारबाज नहीं है, लेकिन लियम के आदेश पर उसे एविड को ठीक करना है, तो वो पूरी कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद लेफ्टिनेंट नास कार्लिन, जो एक वीपन्स फैक्ट्री इंजीनियर है, अपनी टीम के साथ लियम के प्लैनेट पर एविड को ठीक करने आती है। लियम उसे एयरपोर्ट पर मिलने जाता है और शुभकामनाएं देता है। बातचीत के दौरान नास को अमाजी दिखती है और उसे हैरानी होती है कि एक एआई डॉल काउंट के साथ क्यों है। लियम को नास की प्रतिक्रिया से गुस्सा आता है और वो साफ कर देता है कि वो एआई डॉल रख सकता है और जो भी उसकी ज़िंदगी पर सवाल उठाएगा उसे सज़ा मिलेगी। लेकिन लियम ने नास की प्रतिक्रिया गलत समझी, क्योंकि नास असल में एंड्रॉइड्स की फ़ैन है और अमाजी को देखकर पूरी तरह एक्साइटेड हो जाती है। लेकिन लियम उसे रोकता है। वो एविड के पास जाते हैं और नास कहती है कि ये मशीन बेकार है। लियम सिर्फ एविड चाहता है और नए पार्ट्स लगाने का आइडिया देता है। यूशी नास को देखकर प्यार में पड़ जाता है, लेकिन नास उसे इग्नोर करती है। लियम नास को पैसे देने का वादा करता है और नास मान जाती है। यूशी लियम और नास को बात करते देख जलन महसूस करता है और लियम को सज़ा देने के लिए नई ट्रेनिंग प्लान करता है। वो लियम को आंखों पर पट्टी बांधकर नदी में फिसलन भरे लॉक पर खड़ा करता है और टेनिस बॉल्स फायर करता है। लियम को तलवार भारी लगती है, लेकिन वो मेहनत करता है। दूसरी तरफ पायरेट कमांडर गोवास अपनी जेल में कई औरतों को कैद करता है, जिसमें प्रिंसेस क्रिस्टियाना भी है। वो क्रिस्टियाना को ट्रेजर आइलैंड ले जाता है और उसे अपनी ट्रेजर बनाना चाहता है। वो उसे लैब असिस्टेंट के पास ले जाता है और एक विकृत औरत दिखाता है जिसे जहाज से फेंक देता है। गोवास क्रिस्टियाना को अपनी नई पेट बनाना चाहता है और असिस्टेंट सुझाव देता है कि पहले उसके पैर काटे जाएं। गोवास और ख़तरनाक प्लान बनाता है और उसकी आंखें हथेली पर लगाने की बात करता है। क्रिस्टियाना डर जाती है और चारों तरफ टेस्ट ट्यूब्स में विकृत औरतें देखती हैं। अगर कोई हीरो नहीं आया तो वो ख़त्म है। कुछ हफ्तों बाद नास एविड को ठीक कर लेती है और लियम को कॉकपिट दिखाती है। नास अपना टॉप उतारती है, लेकिन लियम आंखें बचाता है। एविड लियम को पायलट के तौर पर रजिस्टर कर लेता है। लियम पहला कदम उठाता है, लेकिन गिर जाता है। नास कहती है कि ऑटो बैलेंस नहीं है, लेकिन अगर मास्टर कर लिया तो ये शरीर की तरह चलेगा। लियम प्रेरित होकर फिर से चलता है और अच्छा बैलेंस करता है। नास उसे मेंटल इमेज पर फोकस करने को कहती है, लेकिन उसका टच लियम को भटका देता है और एविड का हाथ हिलता है। नास समझ जाती है, लेकिन लियम कहता है कि ये उसकी गलती नहीं। यूशी शक करता है कि लियम गलत कर रहा है,
लेकिन ब्रायन खुश है। यूशी लियम को और सख्त ट्रेनिंग देता है। कुछ दिन बाद लियम फ्लैश टेक्निक नहीं सीख पाता और सोचता है कि उसे टैलेंट नहीं। अमागी कहती है कि दिक्कत यूशी की ट्रेनिंग में है। लियम यूशी का बचाव करता है और कहता है कि इसमें जादू हो सकता है। वो जादू से लॉक काटने की कोशिश करता है और सालों मेहनत के बाद सीख लेता है। बड़ा होकर लियम यूशी को दिखाने के लिए लॉक को दूर से काटता है। यूशी हैरान होता है क्योंकि उसकी ट्रेनिंग तो झूठ थी। कुछ हफ्तों बाद लियम स्पेस में अपनी बटलशिप पर अमाजी के साथ होता है। एक सबऑर्डिनेट उसे बताता है कि मक प्लैनेट जो ऊर्जा उत्पादन के लिए था, पायरेट्स ने अटैक कर दिया। अमागी सुझाव देती है कि ग्रेविटी का इस्तेमाल कर अंधेरे से अटैक किया जाए। लियम मान जाता है और अपने जहाज़ों को पायरेट्स को पकड़ने का आदेश देता है। ब्रायन उसे रोकता है लेकिन लियम अपनी स्किल्स दिखाने जाता है। वो एविड में बैठकर पायरेट्स पर अटैक करता है और कई मशीनें काट देता है। वो बीम राइफल से प्लाज्मा रे फायर करता है और फ्लैश टेक्निक से दुश्मनों को डराता है। पायरेट्स भागने लगते हैं। लियम रॉकेट पंच यूज़ करता है लेकिन उसे पसंद नहीं आता और नास से शिकायत करता है। अमाजी बताती है कि सिर्फ 10% जहाज़ पकड़े गए, 30% नष्ट हुए और बाकी भाग गए। लियम इसे जीत मानता है और अमाजी की तारीफ करता है। गुआस को लियम की जीत का पता चलता है और वो गुस्से में है। वो अपने सहयोगी जहाज़ों को नष्ट करने का आदेश देता है। लियम बटलशिप पर लौटता है और अमाजी से अपनी पहली जंग का मज़ा लेने की बात करता है। अमागी उसे बधाई देती है। लियम को पायरेट जहाज़ों पर कब्जा करने की खुशी है लेकिन उसे मायूसी होती है जब उसे पता चलता है कि उनमें सोना नहीं है। अमाजी और ब्रायन उसे बताते हैं कि रेयर मेटल्स जैसे ऑरिकैल्कॉम, एडमंटीन और मिथ्रिल हैं जो हथियार बनाने में यूज़ होते हैं। लियम सोने और डायमंड्स चाहता है लेकिन अमाजी कहती है कि इस यूनिवर्स में ये वैल्यूएबल नहीं। लियम को सोने का शौक है और ब्रायन से सोना लाने को कहता है। ब्रायन कहता है कि उनके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने के लिए सोना है। लियम सोने के सिक्के बनवाना चाहता है और अपने कमरे को सोने से भरने का सपना देखता है। वो 30 साल का हो चुका है लेकिन बच्चे जैसा व्यवहार करता है। अमाजी उसे जजमेंटल नज़रों से देखती है। इस बीच अमागी लियम को बताती है कि उनकी सेना में 10,000 बटलशिप्स हैं लेकिन सिर्फ 3,000 काम करती हैं और 2,000 इमरजेंसी के लिए हैं। लियम हैरान होता है कि 2,000 बटलशिप्स से पायरेट्स हारे। अमागी और ब्रायन बहस करते हैं कि पुरानी शिप्स फेंकी जाएं या नहीं। लियम अमागी के साथ जाता है और सेकेंड हैंड बटलशिप्स खरीदने का फैसला लेता है। दूसरी तरफ नास एक एक्सपो में अपनी नई बटलशिप पेश करती है लेकिन डिज़ाइन खराब होने की वजह से लोग उसे इग्नोर करते हैं। उलिशिया की बटलशिप बेहतर लगती है और निवेशक उसे चुनते हैं। नस शर्मिंदा होती है और लियम को फिर से चूना लगाने की सोचती है। गाइड नकारात्मक भावनाओं की तलाश में आता है और एक लड़के को कोसते हुए पाता है। वो लियम की दुनिया में जाता है लेकिन लियम की तरक्की देखकर हैरान होता है। वो सोचता है कि यूशी ने लियम को बर्बाद किया होगा लेकिन लोग लियम की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि उसने पायरेट्स को हराया और इलाके को बेहतर किया। बाहर में कोई ऐसा शख्स है जो लियम के लिए उत्साहित नहीं है। वो शख्स है यासुशी जो बेईमान है। वो अपने स्टूडेंट के बारे में ज़ोर ज़ोर से शिकायत करता है। अटेंडेंट देखता है कि वो कितना परेशान है तो पूछता है कि क्या हुआ। यासुशी बताता है कि चाहे वो कितना भी कोशिश करे उसका स्टूडेंट तलवारबाजी में अच्छा होता जा रहा है। औरत समझ नहीं पाती कि वो अपने स्टूडेंट के अच्छा होने पर क्यों गुस्सा है। हर टीचर के लिए ये अच्छी बात होनी चाहिए लेकिन बेईमान टीचर के लिए नहीं जो खुद को टीचर कहता है। वो शिकायत करता है कि अपनी पूरी ताकत से वो तीसरे दर्जे का, शायद दूसरे दर्जे का तलवारबाज है। लेकिन हैरानी की बात है कि लियम धीरे धीरे पहले दर्जे की ओर बढ़ रहा है। इससे दो बातें हो सकती हैं, या तो लियम ने उसे पकड़ लिया है और सिर्फ दिखावा कर रहा है, या फिर लियम ने अभी तक उसे नहीं पकड़ा लेकिन जल्दी ही पकड़ेगा। दोनों ही स्थिति में उसके लिए खतरा है। गाइड अंदर आता है फीडबैक लेने लेकिन उसकी प्लानिंग भी काम नहीं करती। उसने लियम को ख़राब टीचर भेजा था लेकिन लियम की ज़िंदगी उसकी मर्जी के उलट चल रही है। दोनों शिकायत करते हैं। वहीं लियम घर पर तलवार की प्रैक्टिस कर रहा है। वो कई पेड़ों को एक साथ काट देता है और उत्साहित है। उसे पता है कि वो बेहतर हो गया है लेकिन मूर्ख अभी भी सोचता है कि यासुशी उससे कहीं बेहतर है। वो अमाजी से पूछता है कि क्या उसकी स्पीड यासुशी जितनी है लेकिन अमागी को कोई फ़र्क नहीं दिखता। अच्छी चीज़ें उसके साथ आसानी से नहीं होती इसलिए वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। वो अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचता है। उसे फिर से जन्म मिला था माता पिता के बेटे के रूप में जो उसे कर्ज के बोझ के साथ छोड़ गए, लेकिन अब वो अच्छा तलवारबाज बन गया है। उसने कुछ कर्ज चुकाना शुरू कर दिया है और चीज़ें ठीक हो रही हैं। उसे लगता है कि ये सब गाइड की वजह से है। वो गाइड का शुक्रिया अदा करता है लेकिन ये शुक्रिया गाइड के लिए सज़ा है। जो इंसान सिर्फ बदकिस्मती पर जीवित रहता है उसके लिए शुक्रिया जहर है। उसे लगता है कि वो मर जाएगा और वो चारों तरफ नकारात्मक ऊर्जा ढूंढता है। शुक्र है कि यासुशी की नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है जिससे वो जिंदा रह सकता है। ये उसके लिए काफ़ी नहीं है और वो सचमुच चाहता है कि लियम फेल हो। वो खुद को समझाता है कि इंसान तब सबसे ज़्यादा फेल होता है जब वो सफलता के कगार पर होता है। इसलिए वो इंतज़ार करेगा जब तक लियम लगभग सफल ना हो जाए ताकि उसकी बदकिस्मती ज़्यादा हो। महल में अमजी आकर लियम को बताती है कि इंपीरियल आर्मी अपने पुराने हथियारों को फेंकने की सोच रही है। चूंकि उन्हें सेकेंड हैंड हथियार चाहिए, इंपीरियल आर्मी से खरीदना अच्छा रहेगा। ये डील लियम को पसंद आती है।
लेकिन इसमें एक शर्त है, शर्त जो गाइड की चाहत का हिस्सा हो सकती है। शर्त यह है कि उसे इंपीरियल आर्मी के कुछ सैनिकों को भी लेना होगा। बेवकूफ़ सैनिकों को लेना उसके लिए नुकसानदायक है, लेकिन अमागी सलाह देती है कि ये सैनिक शिक्षित हैं और अच्छे होंगे, तो वो डील आगे बढ़ाता है। गाइड देखता है, उम्मीद करता है कि सैनिक उसके खिलाफ बगावत करेंगे और ये उसकी सबसे बड़ी हार होगी। उंगलियां क्रॉस्ड हैं कि क्या होगा। अगले दिन यासुशी हैवी हैंगओवर के साथ उठता है। वो पीने का पछतावा करता है, लेकिन उसे पछताने का वक्त नहीं मिलता जब नाइस उसे देखने आती है। उसके आने की अपनी वजह है, वो लियम के बारे में जानना चाहती है ताकि वो अपनी अजीब हथियारों की बिक्री कर सके। दूसरी ओर यासुशी सोचता है कि वो उसे पसंद करती है और वो अच्छा लग रहा है। उम्मीद है वो आईने में देखेगा। उनकी बातचीत भ्रम और बेवकूफ़ी से भरी होती है। आखिरकार वो पूछती है कि लियम का क्या शौक हो सकता है। वो चीज़ जो अगर वो लियम के सामने करे तो भले ही वो उसके हथियार में रुचि ना ले, फिर भी खरीद ले, लेकिन वो सीधे नहीं पूछती। यासुशी सोचता है कि वो उससे पूछ रही है कि उसे औरत में क्या पसंद है। वो बात टालने की कोशिश करता है ताकि अपना शौक ना बताए, लेकिन वो बहुत जिद करती है। वो सोचता है कि वो उसे बहुत प्यार करती है और उसके बिना नहीं रह सकती, तो वो बता देता है। वो बताता है कि उसे छोटे और खुलासा स्कर्ट पसंद हैं, चमकदार अंडरवियर, टाइट सूट और स्टॉकिंग्स का कौन सा टाइप पसंद है। वो ये सब नाइस के लिए बताता है। नाइस समझती है कि वो लियम के बारे में बता रहा है, तो वो सुझाव लेती है और लियम से मिलने निकल पड़ती है। वो ग्लैमरस लग रही है, छोटे और टाइट स्कर्ट में, चमकदार अंडरवियर और टाइट सूट में, लेकिन लियम को उसकी मौजूदगी पसंद नहीं आती। वो माई जितनी भी अच्छी नहीं लगती, तो वो उसे क्यों पसंद करेगा। वो सब कुछ हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन लियम को परेशानी हो रही है। उसे याद आता है कि अपनी पिछली ज़िंदगी में उसकी बीवी के पास भी ऐसे अंडरवियर थे। वो रात को उसे नहीं पहनती थी, शायद किसी और से मिलने के लिए पहनती थी। उसका चेहरा बदल जाता है। नाइस सोचती है कि उसे ये पसंद आया, लेकिन नहीं, ये नज़ारा उसे परेशान कर रहा है और वो नफरत करता है। नाइस के हथियार ख़राब हैं, लेकिन उसकी ज़िद को नकारा नहीं जा सकता। चूंकि वो जोर देती है कि उसे ख़रीदना ही पड़ेगा और उसका नज़ारा उसे चिढ़ा रहा है, तो वो ख़रीद लेता है ताकि वो चली जाए। वो अमाजी से पूछता है कि पैसे हैं या नहीं। सौभाग्य से अमाजी कहती है कि पैसे हैं और ये बर्बाद नहीं होगा, तो ख़रीद लो। नाइस इतनी खुश होती है कि वो महल से बाहर निकलते वक्त गिर पड़ती है और उसका पूरा शरीर दिख जाता है। जैसे ही वो जाती है, वो अपने सहकर्मी को कॉल करती है। वो डींग मारती है कि लियम ने उसे इसलिए ख़रीदा क्योंकि वो बहुत अच्छी लग रही थी और लियम उससे नज़रें नहीं हटा पाया। ब्रायन ये बात सुनता है और गुस्सा हो जाता है कि उसका बॉस सिर्फ शरीर के लिए फंस गया। दूसरी ओर यासुशी ये सुनता है और गुस्सा हो जाता है। ये शौक तो उसका है और उसे गुस्सा है कि लियम ने इसका मज़ा लिया। लियम, जिसके बारे में सब चिंतित हैं, अमागी की गोद में लेटा हुआ राजा की तरह मज़े ले रहा है। क्या आयरनी है। थोड़ी देर बाद नास लियम को 300 युद्धपोत लाती है, जो उसने उसे ज़बरदस्ती ऑर्डर करने को मजबूर किया था। उसी वक्त इंपीरियल आर्मी से लिए गए युद्धपोत भी आते हैं। अमागी को इंपीरियल आर्मी से क्वांटम टेलीपोर्टेशन से रसीद मिलती है और वो लियम से रसीद पर हस्ताक्षर करने को कहती है। क्वांटम शब्द कई बार दोहराती है। लियम मजाक में अपना अंगूठा अमागी के सीने पर रखता है और कहता है कि ये उसका क्वांटम थंबप्रिंट होगा। पकड़ा गया। फिर भी यासुशी घर में आराम कर रहा है। सोच रहा है कि लियम से बदला कैसे लेगा, जो हर बार नास को उससे छीन लेता है। उसे नियस की साजिश याद आती है और वो पछताता है कि नास ने अपनी कीमती चीज़ें उस गुड़िया प्रेमी बच्चे पर बर्बाद की। वो सोचता है कि लियम ने मासूम नास के साथ क्या किया होगा और वादा करता है कि लियम को सबके लिए सज़ा देगा। जैसे जैसे उसका गुस्सा बढ़ता है, गाइड सामने आता है, जो यासुशी की नकारात्मक भावनाएं खा रहा था। गाइड इंतज़ार नहीं कर सकता कि नास का गुस्सा कहाँ ले जाएगा और बस उम्मीद करता है कि ये गुस्सा लियम की हार तक पहुँचे। तो गाइड इस धोखेबाज पे भरोसा करता है और दूसरे रियलम में चला जाता है और नकारात्मक भावनाएं ढूंढने लगता है। नस लियम को अपने बनाए युद्धपोत पर ले जाती है ताकि उसे दिखा सके। लियम को कुछ शानदार या स्टाइलिश की उम्मीद नहीं होती। उसे इस अक्षम औरत से कुछ भी उम्मीद नहीं है, लेकिन इंटीरियर उसे निराश करता है। नास समझाती है कि शानदार इंटीरियर सिर्फ सजावट के लिए होते हैं, जंग में कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन लियम को परवाह नहीं, वो सजावट चाहता है। नास लियम का दिमाग नहीं बदल सकती और वो शानदार इंटीरियर नहीं जोड़ेगी। तो दोनों सहमति से असहमति पर रुकते हैं और अगले टॉपिक पर बात करते हैं कि इस जहाज़ का इस्तेमाल कैसे करें। नस लियम को जहाज़ चलाने की हिदायतें देती है, शुरू में कितनी पावर यूज़ करनी है और ईंधन कब कब बदलना है। वो उसे लॉयल्टी कार्ड भी बेचने की कोशिश करती है, कहती है कि इससे मेंटेनेंस फीस में डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन लियम को इसमें रुचि नहीं। नास आगे बढ़ती है और उसे जहाज़ का सिंहासन दिखाती है जिस पर अभी प्रोटेक्टिव फिल्म लगी है। वो फिल्म हटाने के लिए उत्साहित होती है और डील फाइनल करने के लिए जोर देती है। अपना शरीर दिखाकर लियम को लुभाती है और कहती है कि रसीद पर हस्ताक्षर कर दो। वो उसे अपने सीने पर थंब प्रिंट करने का ऑप्शन भी देती है, लेकिन ये लियम को निराश करता है और नास सोचती है कि ये लड़का गे तो नहीं, लियम बस इसे ख़त्म करना चाहता है। तो वो रसीद पर हस्ताक्षर करने को तैयार हो जाता है, लेकिन नास अभी भी संतुष्ट नहीं है। वो लियम से एक एहसान मांगती है। वो उन समुद्री डाकू जहाज़ों को चाहती है जो लियम ने पहले देखे थे, लेकिन लियम मना कर देता है,
कहता है कि वो उन जहाज़ों को अपनी फ्लीट में जोड़ेगा। नस फिर भी जिद करती है जैसे लालची मधुमक्खी। तो अमाजी बीच में आती है, सुझाव देती है कि नास को कुछ डाकू जहाज़ दे दो और बदले में बाकी जहाज़ ठीक करवाओ। लियम को ये आइडिया पसंद आता है क्योंकि सारे डाकू जहाज़ पूरी तरह ख़राब हैं। नास भी मान जाती है, बताती है कि वो डाकू जहाज़ इसलिए चाहती है क्योंकि वो उनकी टेक्नोलॉजी देखना चाहती है। ये टेक्नोलॉजी अनजान है और सामान साम्राज्य से बाहर से आया है। यही वजह है कि नास इसे स्टडी करना और अपनी मॉडल्स में यूज़ करना चाहती है। लेकिन डील फाइनल करने से पहले लियम डाकू जहाज़ों को देखने जाता है। अमगी और नास के साथ एक जहाज़ में जो पूरी तरह ख़राब नहीं है। वो तुरंत डिज़ाइन और इंटरफेस में फ़र्क नोटिस करता है। जहाज़ में क्लासिक डाकू जहाज़ की तरह हेल्म है और लियम को ये इतना पसंद आता है कि वो इसे अपने युद्धपोत पर लगाना चाहता है। नास जो आम सी है उसे डिटेल में समझाती है कि ये गलत आइडिया है, लेकिन लियम उसे चुप करा देता है और कहता है कि अगर वो चाहता है तो करेगा, चाहे वो बेकार हो। नास लियम की परवाह किए बिना कमरे को एक्सप्लोर करने लगती है, हर नई चीज़ देखकर एक्साइटेड होती है। उधर लियम को एक छोटा चमकता कुत्ता दिखता है जो दूसरे कमरे की ओर जाता है, तो वो अमाजी के साथ उसका पीछा करता है। वो उसे नेविगेशन रूम तक ले जाता है। उसके कदमों से ज़मीन में एक मैकेनिज्म ट्रिगर होता है जो जहाज़ की अब तक की ट्रैजेक्टरी दिखाता है। अमगी ट्रैजेक्टरी को एनालाइज करती है और समझती है कि ये जहाज़ पूरे साम्राज्य को तबाह कर रहा था, लेकिन उसे ज़्यादा दिलचस्पी इस बात में है कि जहाज़ हमेशा बॉर्डर एरिया के वार्प गेट पर ख़त्म होता है। ये एरिया कानून से बाहर है, साम्राज्य के नियंत्रण से परे, और साम्राज्य और दूसरे देश के बीच जंग का फ्रंट लाइन है। लियम समझ जाता है कि ये वार्प गेट डाकुओं के ठिकाने तक जाता होगा। अमागी जब कोऑर्डिनेट्स चेक करती है तो उसे डाकू बेस का गुप्त ठिकाना पता चल जाता है। वो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देती है कि वहाँ पहुँचना कितना मुश्किल है, ऑर्बिटल रेडियस कितना अनॉर्मल है और यात्रा करना कितना चुनौतीपूर्ण होगा। लेकिन लियम को ये समझने में रुचि नहीं। वो सोचता है कि ठिकाना ट्रेजर आइलैंड होगा जहाँ डाकू अपनी सबसे कीमती चीज़ें छुपाते हैं। हालांकि वो भ्रम में है। अमजी उसे फैसला लेने देती है और वो उत्साह से घोषणा करता है कि उनकी फ्लीट तुरंत ट्रेजर हंट पर जाएगी। थोड़ी देर बाद गोआस को पता चलता है कि लियम ने हमला शुरू कर दिया और उसके कुछ गुंडों को फ्रंट लाइन पर हरा दिया। वो गुंडों को अपने सामने लाता है, उन्हें सजा देने का फैसला करता है क्योंकि वो हार कर डाकू नाम को बदनाम कर दिया। इन हारे हुए लोगों से निपटने से पहले गोआस अपने सैनिकों को लियम का सिर लाने का हुक्म देता है और सारी फ्लीट को जंग के मैदान में भेज देता है। लियम अपनी फ्लीट के साथ वार्प गेट की ओर जाता है जो डाकू ठिकाने तक ले जाता है, लेकिन उन्हें गेट यूज करने की इजाजत नहीं है क्योंकि साम्राज्य को टोल फीस देनी होगी। गेट संभालने वाला ऑफिसर लियम से कनेक्ट होता है, बताता है कि गेट बहुत दूर तक जाता है और लियम 7000 जहाज़ों को वार्प करना चाहता है, तो इसके लिए बहुत पैसा चाहिए। लियम वादा करता है कि वो बाद में पैसे देगा, लेकिन ऑफिसर उस पर भरोसा नहीं करता। लियम अमागी से किसी भरोसेमंद शख्स को ढूंढने को कहता है, लेकिन उनके पास कोई कनेक्शन नहीं है। लियम फिर ऑफिसर को स्थिति समझाता है, बताता है कि वो डाकुओं से लड़ने जा रहा है, लेकिन इससे ऑफिसर और अनिच्छुक हो जाता है क्योंकि लियम सुरक्षित वापसी या पैसे देने की गारंटी नहीं दे सकता। लियम के पास फंड नहीं है और उसे कई दिन लगे यहाँ पहुँचने में, तो वो वापस नहीं जा सकता। वो ऑफिसर से मैनेजर से बात करने की मांग करता है, लेकिन ऑफिसर ही यहाँ का सबसे बड़ा अधिकारी है। तो लियम तमाशा करता है और कॉल काट देता है। वो एक आइडिया सोचता है और ऑफिसर से फेस टू फेस मिलने का फैसला करता है ताकि डील कर सके। जब वो वार्प गेट पर ऑफिसर को मनाने की कोशिश करता है कि बिना फीस के हारमोनिया गेट में जाने दे, उधर गोआस और उसकी स्पेसशिप हारमोनिया गेट पर पहुंचती है। उसके पास वहां सारे कनेक्शन हैं और बावजूद इसके कि वो विलन है, उसे किसी से भीख नहीं मांगनी पड़ती। जो पैसे वाला होता है वही दुनिया चलाता है। वो रैपर को कॉल करता है और वहाँ उसका जानने वाला उसे खुशी से ग्रीट करता है, पूछता है कि वो परमोनिया गेट से कहाँ जा रहा है। वो बताता है कि वो डोमोस गेट जा रहा है। डोमोस गेट कहीं नहीं जाता। सब जानते हैं कि गोआस जैसे विलन के लिए वहाँ कुछ हासिल करने को नहीं है। वो आदमी पूछता है कि वो बंजर ज़मीन में क्या करेगा, उसका क्या काम है। गोज़ मेरी ही तरह सोचता है। वो पूछता है कि उसे क्या मतलब और कहता है कि चूंकि उसके पास पैसे हैं उसे बिना परेशानी जाने देना चाहिए। वो तुरंत पेमेंट कर देता है। उधर लियम शारीरिक रूप से रैप गेट पर पहुंचता है, उम्मीद करता है कि अपनी बातचीत से एंट्री ले सके। वो अंदर जाने की इजाज़त मांगता है और आदमी कहता है कि कोई दिक्कत नहीं। वो खुश होता है जब तक आदमी उसे टोकता नहीं और फीस मांग लेता है। लियम पहले डींग मारता है कि वो नोबल है और पैसे दिला सकता है, लेकिन अटेंडेंट उसकी कमज़ोर डींग से प्रभावित नहीं होता। जब डींग काम नहीं करती वो विनम्र हो जाता है। अटेंडेंट से भीख मांगता है कि उसे अंदर जाने दे, लेकिन अटेंडेंट को परवाह नहीं। वो झूठ और ड्रामा मिलाकर आंसुओं में झुकता है, कहता है कि उसे बीमार माँ से मिलना है और यात्रा ज़रूरी है। इतने जहाज़ों के साथ माँ से मिलने? तुम्हारी माँ को जहाज़ चाहिए ठीक होने के लिए। जब झूठ काम नहीं करता वो कहता है कि वो चाहता है कि माँ उसकी फ्लीट देखे इससे पहले मर जाए। आदमी कहता है कि वापस जाओ, पैसे लाओ और फिर आओ अगर माँ सचमुच इतनी ज़रूरी है। आदमी को गोवास के जाने की कॉल आती है तो वो दूसरा काम निपटाने चला जाता है। लियम गुस्से में है कि उसकी बातचीत अब काम नहीं कर रही। वो जगह घूमता है और फिर कुत्ता देखता है। वो कुत्ते का पीछा करता है। रैप रूम में गोवास के जाने की खबर मिलती है। जानते हैं कि लियम का जहाज़ भी वेटिंग रूम में है, तो
तो टक्कर जोरदार होगी। वो गलत थे क्योंकि उन्होंने बिना जाने डाकू से पेमेंट ले लिया। तो वो आंखें बंद कर लेते हैं। वहाँ काम करने वाले सब ब्रेक पे चले जाते हैं ताकि जब टक्कर हो लगे कि वो वहाँ नहीं थे। सबके जाने के बाद लियम वहाँ पहुँचता है। वो देखता है कि ये वार्प गेट है और पारमोनिया गेट के आसपास डाकू जहाज़ है। वो सोचता है कि अटेंडेंट ने उसे जाने दिया और सबको भेज दिया ताकि कोई न जान सके कि उसने बिना पेमेंट एंट्री दी। स्क्रीन पर फिर देखता है कि वार्प विपरीत दिशा में जा रहे हैं। वो सोचता है कि ये अटेंडेंट की गलती है और बैठकर ठीक करता है। इससे गोज की मूवमेंट बिगड़ जाती है, लेकिन चूंकि उसकी यात्रा जारी है उसे कोई दिक्कत नहीं दिखती। अचानक अमाजी लियम को वापस बुलाती है। जब वो लौटता है वो बताती है कि उन्हें भरोसेमंदी का लेटर मिला है, नोबल से नहीं नास से, क्योंकि उन्होंने उससे बहुत खरीदा। एक अच्छा काम दूसरा अच्छा काम लाता है। वो खुश होकर नास की तारीफ करता है और कहता है कि ऑफिसर तैयार थे उन्हें झुकाने को, लेकिन अब लेटर मिलने से एंट्री आसान होगी। वो अमाजी को वार्म होल में लॉन्च करने का हुक्म देता है और वो वैसा ही करती है। उनकी पारमोनिया गेट की यात्रा शुरू होती है और सौभाग्य से गोवाज और उसके लोग बेस छोड़ चुके हैं, तो वो अनजान रहेंगे। उधर गोवाज बेचैन हो जाता है। उसे 30 मिनट में डोमोस गेट पहुंचना था, लेकिन यात्रा लंबी हो रही है और वो वहां नहीं पहुंचा। वो राइडर से पूछता है, जो भी चिंतित है, लेकिन आगे गेट दिखता है और वो सोचते हैं कि यही उनका ठिकाना है। चूंकि उन्हें लियम के वार्म होल में बदलाव का पता नहीं, वो गेट में प्रवेश करते हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं चारों तरफ लाल रंग दिखता है। कई स्पेसशिप तैयार हैं जंग के लिए। वो समझते हैं कि वो खतरे के क्षेत्र में हैं क्योंकि वो इंपीरियल आर्मी के जोन में आ गए। उनके लिए ये बर्बादी है, लेकिन लियम के लिए सौभाग्य। वो अपने ठिकाने पर पहुंचता है। आमजी कोऑर्डिनेट्स चेक करना चाहती है, लेकिन उसे ज़रूरत नहीं। वो कई डाकू जहाज़ देखता है और जानता है कि यही ट्रेजर आइलैंड है। अमगी आगे देखती है और पाती है कि कोई स्पेसशिप एक्टिव नहीं है, मतलब जंग के लिए तैयार नहीं है। लियम इस मौके का फ़ायदा उठाने का फैसला करता है और उन पर अचानक हमला करता है। वो अमाजी को जहाज़ लॉन्च करने को कहता है। वो दूसरे जहाज़ों को हमले के लिए छोड़ती है और वो अपने जहाज़ एविड में चढ़ता है। कुछ सेकंड में वो कई हमले करता है। अपने रॉकेट पंच से वो सारे जहाज़ नष्ट कर देता है। एविड क्रश से वो उन्हें कुचल देता है। ये सब गोज को पता नहीं चलता। असल में ये भी नहीं पता कि वो इंपीरियल आर्मी आइलैंड पे क्या झेल रहा है। लियम जहाज़ को आग लगाता है। अमगी आकर रिपोर्ट करती है कि सारे जहाज़ आग में हैं, लेकिन ये उसके लिए काफ़ी नहीं। वो ट्रेजर के लिए आया है और वही लेगा। वो अमजी को मोबाइल नाइट्स रिलीज़ करने को कहता है। वो वैसा करती है और सारे मोबाइल नाइट्स उस चट्टानी आइलैंड पर निशाना साधते हैं। वो जहाज़ से देखता है, ट्रेजर हंट के लिए उत्साहित। उम्मीद है उसे सोना मिले क्योंकि सोना उसका पसंदीदा ट्रेजर है। गोवस की इस हमले पर प्रतिक्रिया क्या होगी ये अनिश्चित है, लेकिन आगे रोमांचक वक्त आने वाला है। सब्सक्राइब करो यहाँ अगला हिस्सा देखने के लिए। हम समय पीछे जाते हैं जब क्रिस्टियाना अपने देश में थी और अपने पिता महाराज, भाई प्रिंस रिकार्ड और बहन रोवन से मिल रही थीं, जिनसे उसने वादा किया था कि वो सुरक्षित लौटेगी। लेकिन तभी बाहर धमाका होता है जो डाकुओं की वजह से था। पता चलता है कि गठबंधन ने क्रिस्टियाना के परिवार को धोखा दिया और डाकुओं को उसके गृह पर आने दिया। नतीजा, उसका राज्य तबाह हो गया और क्रिस्टियाना को गोवास ने कैद कर लिया। तब पता चला कि गोवास ने कई औरतों को पकड़ा था, लेकिन क्रिस्टियाना को लगता था कि उसका हश्र अलग होगा क्योंकि वो राजकुमारी नाइट थी। वो गोवास का अपमान और मजाक तक उड़ा देती है, जो उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। गोवास ने उसकी आंखों के सामने एक कैदी औरत को गंदा किया, जिसकी मदद उसके पागल साइंटिस्ट असिस्टेंट ने की, जिसने उस बेचारी को राक्षस बना दिया। थोड़ी देर बाद क्रिस्टियाना को वो भयानक चीज़ देखने को मिली जो उसकी गलती से बनी। उसे जल्दी समझ आ गया कि गोवास खूबसूरत औरतों को सिर्फ मनोरंजन के लिए भयानक प्राणी बनाता है और कोई और वजह नहीं। तो वो बस उम्मीद करती है कि कोई नायक आएगा जो उसे बचाएगा, इससे पहले कि वो भी राक्षस बन जाए। लेकिन ये वो कहानी नहीं है। क्रिस्टियाना को यातना दी गई, उसका पूरा शरीर नीचे से ऊपर तक काटा गया, उसका लड़ने का जज्बा खत्म हो गया। गोवास ने बताया कि उसे मज़ा आ रहा है इतनी मजबूत इरादों वाली औरत को तोड़ने में। फिर भी उसे उसकी उदास आंसुओं भरी आंखें नफरत थीं और उसने अपने अंडरलिंग को हुक्म दिया कि उनकी आंखें निकालकर उसके हाथों की हथेलियों में डाल दें। उसने समझाया कि इस तरह वो अपनी भयानक भविष्य की शक्ल बिना आईने के देख सकेगी। जब साइंटिस्ट्स क्रिस्टियाना पर ऑपरेशन शुरू करते हैं, गोवास पीछे की औरतों की ओर मुड़ता है, सबको करीब से देखने को कहता है क्योंकि जल्दी उसका भी नंबर आएगा। क्रिस्टियाना गोवास से दया की भीख मांगती है, लेकिन वो हंसता है और देखता है कि उसे हरा चिपचिपा राक्षस बना दिया जाता है। वर्तमान में वापस आते हैं। साइंटिस्ट ने उसे ग्लास कैप्सूल में बंद कर दिया जहां वो लगातार मौत की भीख मांगती है। साइंटिस्ट उसके पास आता है और कहता है कि वो अभी मरेगी नहीं क्योंकि कैप्टन गोवास का खेल खत्म नहीं हुआ। उसी वक्त बाहर कई धमाके सुनाई देते हैं जो लियम की सेना के सरप्राइज अटैक से हुए। ये हमला पहले ही आइलैंड के बचाव जहाज़ों को डुबो चुका है। साइंटिस्ट को कमान संभालनी पड़ती है क्योंकि कैप्टन गोवास बाहर है, लेकिन वो लीड करने में अच्छा नहीं है। लियम अपने मेका नाइट से दुश्मन मोबाइल नाइट्स को काट देता है। दुश्मनों को खत्म करने के बाद लियम ट्रेजर और बचे लोगों की तलाश का हुक्म देता है।
ट्रेजर ढूंढते वक्त लियम को फिर चमकता कुत्ता दिखता है और वो उसे लैब तक ले जाता है, जहाँ वो साइंटिस्ट को पकड़ लेता है। वो साइंटिस्ट से ट्रेजर के बारे में पूछता है और साइंटिस्ट गोआस के पेट्स के बारे में बताता है, जो यहाँ का सबसे बड़ा ट्रेजर है। न समझते हुए लियम साइंटिस्ट के साथ उस जगह जाता है जहाँ गोआस के पेट्स बंद हैं और उसे हरा चिपचिपा लड़का क्रिस्टियाना खींचता है। साइंटिस्ट गर्व से कहता है कि क्रिस्टियाना उसकी सबसे बड़ी रचना है। उसकी चिकनी बातें लियम को वैसी ही लगती हैं जैसे उसकी पिछली ज़िंदगी के बॉस की, जो बुरा इंसान था और उसकी ज़िंदगी को नर्क बनाता था। अब ताकत होने पर लियम वक्त जाया नहीं करता और उस पागल को सिर में गोली मार देता है। फिर क्रिस्टियाना की ओर मुड़ता है। क्रिस्टियाना बताती है कि लियम कौन है और उससे उसे और यहाँ सभी को बचाने की भीख मांगती है। लियम बिना सोचे मान जाता है और कहता है कि भविष्य में इसका बदला देना। वो चला जाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि क्रिस्टियाना का मतलब बचाने से ये था कि वो सबको मार दे, क्योंकि किसी में जीने की इच्छा नहीं बची थी। लियम का सबोर्डिनेट ये बात उठाता है और लियम समझाता है कि वो मूर्ख नहीं है, बल्कि प्लान कर रहा है कि महंगे इलेक्सिर से सभी कैदियों के शरीर को दोबारा बनाएगा, जो उसके इलाके को फिर कर्ज में डाल सकता है। ये बुरे लॉर्ड का काम नहीं है, लेकिन लियम उन लोगों को नहीं छोड़ना चाहता जो उसकी पिछली ज़िंदगी से भी बदतर हालात में हैं। यही वजह है कि वो इतना बड़ा कदम उठा रहा है। थोड़ी देर बाद लियम अपने ग्रह पर लौटता है, जहाँ लालची नास आती है। सुनकर कि लियम ने डाकू बेस जीत लिया, तो वो चाहती है कि वो उसके युद्धपोत खरीदे सेलिब्रेशन के लिए, जो बिल्कुल बेकार है। लियम जानता है कि वो उसे ठगने आई है, लेकिन चूंकि उसके जहाज़ों ने उसे ट्रेजर आइलैंड जीतने में मदद की, वो मान जाता है। लेकिन जब वो अपना शरीर दिखाती है, उसे नफरत होती है और वो कुछ भी खरीदने से मना कर देता है, जिससे नास समझती है कि वो उसके शरीर से बोर हो गया। वो उदास मोनोलॉग में चली जाती है कि उसने अपनी इज्जत तार तार कर दी, जबकि वो ही उसे बार बार यूज़ करती रही है। लियम उसे हटाने और परेशान होकर अमाजी से फंड्स पूछता है। अमाजी हिसाब लगाती है और बताती है कि ट्रेजर आइलैंड से मिली लूट से 5 नास के जहाज़ खरीदे जा सकते हैं। लेकिन लियम कुछ कह पाए इससे पहले नास इसे हाँ समझती है और भाग जाती है। वापस जाते वक्त वो अपने सहकर्मियों को वीडियो कॉल पर रोती है कि उसने अपनी इज्जत के लिए ये ऑर्डर हासिल किया। यासुशी, लियम का मास्टर, ये सुनता है और सोचता है कि नास ने लियम को अपना शरीर बेचा, जो कभी नहीं हुआ, और गुस्से में आ जाता है। गाइड, जो अभी आया, यासुशी की नकारात्मक भावनाएं खाता है। लियम नियोस को ढूंढने निकलता है ऑर्डर कैंसिल करने के लिए। जब वो यासुशी से टकराता है, वो उसे ट्रेनिंग ग्राउंड ले जाता है, लियम से बदला लेने के इरादे से। यासुशी दावा करते हुए कि ये बस ट्रेनिंग है, लियम को आंखों पर पट्टी बांध देता है और उसे ड्रोन अटैक से भरे हुए हमले शुरू कर देता है। लेकिन ये प्लान फिर से फेल हो जाता है, क्योंकि लियम इस मुश्किल वक्त में डिफेंसिव मैजिक सीख लेता है और एक मैजिक शील्ड से सारे ड्रोन नष्ट कर देता है। यासुशी दंग रह जाता है। वो हार मान लेता है और चला जाता है, कहते हुए कि अब लियम को और कुछ सिखाने को नहीं बचा और उसे ट्रेनिंग के लिए मरने से रोक दे। वो लियम को सर्टिफाइड मास्टर का टाइटल दे देता है। इस बेकार से टाइटल के साथ लियम आखिरकार खुश हो जाता है और गाइड का दिल से शुक्रिया अदा करता है, जिसने उसे इस शानदार दुनिया में लाया। पर उसे नहीं पता कि उसकी पॉजिटिव फीलिंग्स गाइड को गुस्सा दिला देंगी। कुछ दिन बीतते हैं और लियम फिर से अपनी ज़िंदगी से नाखुश हो जाता है। वो ब्रायन और अमागी से शिकायत करता है कि कैसे वो इस दुनिया का सबसे बड़ा ईविल लॉर्ड बनना चाहता है और अपनी अनफेयर पिछले ज़िंदगी के लिए सबको सज़ा देना चाहता है। लेकिन अमागी उसकी इस इच्छा को समझ नहीं पाती और कहती है कि उसे सबको पे करना चाहिए। वो मतलब डेट चुकाने से है, पर लियम इसे टाल देता है, कहता है कि बाद में करेगा। अभी वो अपनी ईविल लॉर्ड ज़िंदगी एंजॉय करना चाहता है। इसके लिए उसे पावर, पैसा और सबसे ज़रूरी एक हैरम भरा हुआ हॉट महिलाओं की ज़रूरत है। उसके पास पहले से पावर है, क्योंकि वो एक स्किल्ड सर्टिफाइड मास्टर तलवारबाज है, तो अब वो पैसा चाहता है। तभी मर्चेंट थॉमस उससे मिलने आता है और पायरेट्स को हराने की बधाई देता है। तोहफे में थॉमस लियम के फेवरेट सोने की ढेर सारी मात्रा लाता है। लियम खुश हो जाता है, लेकिन उसे पता है कि इसमें कोई छुपा हुआ मकसद होगा, तो वो थॉमस से पूछता है कि वो क्या चाहता है। थॉमस बताता है कि उसकी मर्चेंट टीम को एक खतरनाक इलाके से गुजरना है और वो उम्मीद करता है कि लियम अपनी 100 जहाज़ों की फ्लीट को एस्कॉर्ट के लिए इस्तेमाल करे। लियम एक मग की तरफ देखता है और जब उसे पता चलता है कि उनके पास तैयार जहाज़ हैं, वो थॉमस को कुछ उधार देने के लिए राज़ी हो जाता है, लेकिन हल्के से याद दिलाता है कि अगली बार जब वो आए तो उसे और सोना देना होगा। थॉमस अपनी असिस्टेंट के साथ बीफील्ड टेरिटरी की एक बड़ी सिटी में कार से जाता है। थॉमस चिल्लाता है कि ये जगह पिछले कुछ सालों में कितनी समृद्ध और एडवांस हो गई है। ऐसा सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि लियम ने टैक्स इनकम का ज़्यादातर हिस्सा टेरिटरी को डेवलप करने में लगाया। थॉमस लियम की तारीफ करता है और उसे एक समझदार रूलर कहता है,
लेकिन उसे अजीब लगता है लियम का सोने के प्रति जुनून। फिर भी चूंकि सोना सस्ता है, थॉमस को फ़र्क नहीं पड़ता और उम्मीद करता है कि दोनों के लिए चीज़ें अच्छी रहेंगी। लियम के मैंशन में वापस लीम अमागी को अपने नए सोने के बार देता है और उसे सोने के सिक्के, सोने के बात और उन बात को सोने से भरने को कहता है। वो अपने सिंहासन पर बैठता है और खुश होता है कि आखिरकार उसने रिश्वत ली और एक ईविल लॉर्ड की तरह काम किया, अपने पास काफ़ी सोना जमा कर लिया। अब उसे पैसों की चिंता नहीं, तो आखिरी चीज़ जो उसे ज़िंदगी एंजॉय करने के लिए चाहिए वो है औरतें। तो वो खुद के लिए एक हैरम बनाने का फैसला करता है और एक विशाल हॉल रूम को हैरम रूम के लिए रीमॉडल करने की सोचता है। उसका बटलर ब्रायन अब उसके फैसलों पर सवाल नहीं उठाता और बहती नदी के साथ चलता है, जानते हुए कि वो फिर से कुछ अजीब करने वाला है। खैर, लियम अपने प्लान शेयर करता है कि वो यहाँ एक पूल बनाएगा और उसे वाइन से भरेगा, मांस लटकाएगा, फल हर जगह रखेगा और सबसे ज़रूरी, हर कोने में खूबसूरत औरतें खड़ी होंगी। अमा की बीच में टोकती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे बताए कि उसका प्लान कितना शानदार है, लियम साफ कर देता है कि उसकी इच्छाएं आखिरी हैं। लेकिन अमा की ऐसा नहीं कहने वाली थी। वो क्लैरिफाइज करती है कि उसे लियम का पैसा बर्बाद करने से कोई परेशानी नहीं, वो तो बस पूल को अल्कोहल से भरने के आइडिया से डरती है, जो ख़तरनाक हो सकता है क्योंकि रूम में अल्कोहल की भाप फैल सकती है। जानने के बाद कि इससे आग लगने या विस्फोट का खतरा है, लियम सोचता है कि क्या उसे दोबारा सोचना चाहिए। अमा की बताती है कि पूल का अल्कोहल पीना गंदा है और इससे पहले कि लियम कुछ जवाब दे, वो एक नर्डी एक्सप्लेनेशन में चली जाती है जिससे लियम को फाइनली समझ आता है कि उसका प्लान कितना बेवकूफ़ी भरा है। ब्रायन भी बोलता है और बताता है कि मांस लटकाना क्यों नहीं हो सकता। लंबी लंबी लेक्चर के बाद लियम को एहसास होता है कि उसका प्लान कितना बेतुका और सवालों भरा है। फिर भी वो अभी भी हैरम चाहता है और जब अमागी और ब्रायन हैरानी से मान जाते हैं कि वो जितनी औरतों के साथ मज़े करना चाहे कर सकता है, लियम हैरान हो जाता है। लगता है उसे भूल गया था कि उसके पास कितनी पावर और अधिकार है और ज़्यादातर लोग जो उसकी तरह स्टेटस रखते हैं उनके पास भी अपना हैरम होता है। तो सही है कि लियम को भी एक मिले। ब्रायन फिर से लंबी लेक्चर शुरू करता है कि कैसे उसे लगता था कि लियम को औरतों में दिलचस्पी नहीं और वो सिर्फ AI डॉल्स की तरफ आकर्षित था, और ये सोचकर उसे कितनी चिंता होती थी कि लियम के कोई वारिस नहीं। बूढ़ा आदमी लियम पर दबाव डालता है कि वो जल्दी से वारिस पैदा करे, नहीं तो कोई पायरेट उसे मार देगा। लेकिन लियम उसे अनदेखा करता है और हारेम बनाने पर फोकस करता है। वो 100 औरतों का हारेम बनाने का फैसला करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि इस दुनिया में 100 औरतें बहुत कम हैं, वो अमागी की मदद मांगता है जो मानती है कि लियम को कम से कम 1000 औरतें रखनी चाहिए। लियम घबरा जाता है और सब कुछ कैंसिल करने का फैसला करता है, सिर्फ अमागी को अपनी पार्टनर चुनता है। लेकिन ब्रायन की काफ़ी मनुहार के बाद वो मान जाता है और साफ करता है कि वो सिर्फ उन औरतों को चुनेगा जो उससे प्यार नहीं करती, क्योंकि विलन को ऐसा ही करना चाहिए। इस मकसद के साथ वो सिटी में जाता है और अपनी पहली विक्टिम को अप्रोच करता है जो उसे देखते ही उससे प्यार करने लगती है। लियम घबराता है और जब लड़की एक नोज बैलून जो अभी फैशन में है दिखाती है तो उसे और नफरत हो जाती है। लियम जल्दी से मैंशन वापस लौटता है और इस आइटम पर तुरंत बैन लगाने का ऑर्डर देता है, एज ए बड़ा टर्न ऑन ऑफ कहते हुए। बीच पर जाने के बाद वो औरतों को पूरी तरह ढके हुए देखता है और सोचता है कि उसे इस प्लैनेट का फैशन सेंस बदलना होगा। तो वो फैशन डेवलप करने का सब गोल ऐड करता है और अमागी से तुरंत अच्छे फैशन डिज़ाइनर्स इकट्ठा करने को कहता है। लेकिन अमागी कहती है कि सिर्फ फैशन बदलना उनके सालाना बजट से ज़्यादा खर्च करेगा। तो लियम इसे टाल देता है और दूसरा ऑप्शन चुनता है, यानी दूसरी प्लैनेट्स से खूबसूरत औरतों को यहाँ लाने की प्लानिंग करता है। अमागी इसका विरोध करती है और बताती है कि लियम के मैंशन में पहले से ही इस टेरिटरी की सबसे खूबसूरत औरतें उसकी नौकरानियाँ हैं, तो और लाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन लियम नहीं चाहता कि वो उनसे अप्रोच करे, क्योंकि मकसद ही यही है कि वो उन औरतों को ढूंढे जो उससे प्यार नहीं करती। अमागी सोचती है कि शायद लियम को लड़कों में दिलचस्पी है और वो इसे मानने में शर्माता है, लेकिन ऐसा नहीं है, और गलत साबित करने के लिए वो सोचता है कि क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ क्रिस्टियाना इस दुनिया की मेडिकल टेक्नोलॉजी की मदद से फिर से अपने पुराने शरीर में वापस आ जाती है। उसे लगता है जैसे सपना हो, लेकिन वो नहीं चाहती कि ये ख़त्म हो। जब डॉक्टर से पता चलता है कि लियम ने उसके लिए एलिक्सर, एक चमत्कारी दवा खरीदी थी जो उस और बाकी कैदियों के शरीर को रीजनरेट करने के लिए इस्तेमाल हुई, वो भावुक हो जाती है। खैर, वो लियम के शब्द याद करती है, एक दिन तुम्हें इसका एहसान चुकाना होगा, और सोचती है कि क्या वो कभी अपने उद्धारक से मिल पाएगी और उसका कर्ज चुकाएगी। गांव वाले बार में फिर से जमा होते हैं और अपनी ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं। लियम के बारे में उनकी सारी बातें अच्छी हैं, जैसे उसने पायरेट्स से लड़ाई की और नए पायरेट जहाज़ हासिल किए जिनका इस्तेमाल सिटी को डेवलप करने में हुआ, और अब हर किसी के पास काम है, इतना काम कि उनके पास फ्री टाइम भी नहीं बचा। सिटी फल फूल रही है, लोग खुश हैं। वो सच में एक अच्छा लॉर्ड है। गाइड वहाँ गुस्से में बैठा है।
उसे उम्मीद थी कि लियम एक ऐसी सिटी चला रहा होगा जहाँ कोई वारिस और पैसा ना हो। वो गरीब होगा और अपने लोगों पर दुख डालेगा ताकि उसे लियम से ही नहीं, लोगों से भी बदकिस्मती मिले। वो वहाँ से दूसरी जगह चला जाता है उम्मीद में कि लोग शिकायत करें। वो उस कप्तान के पास जाता है जिसे इंपीरियल आर्मी से लियम की टीम में भेजा गया था, लेकिन वो नाराज़ नहीं है, न ही लियम से। वो कहते हैं कि लियम के साथ काम करना इंपीरियल आर्मी से भी ज़्यादा मज़ेदार है। लियम के साथ उन्हें आज़ादी महसूस होती है, उन्हें फ्री विल मिला है। वो मानते हैं कि वो सच में बेस्ट लॉर्ड है और बावजूद अपनी कम उम्र के वो बहुत जानकार है। जब गाइड ये सुनता है तो उसके दिल में दुख भर जाता है। उसने उन्हें वहाँ भेजा था कि वो नाराज़ हों और लियम के खिलाफ बगावत करें, लेकिन वो उसकी वफादारी की कसम खा रहे हैं। क्या बकवास है। दूसरी तरफ याशुशी लियम से दूर एक जगह भाग गया है, उम्मीद में कि लियम उसे न ढूंढे और उसे कोई परेशानी ना हो। वो अपने ख्यालों में खोया रहता है जब न्यूज़ सुनता है और देखता है कि लियम को पायरेट्स से लड़ाई जीतने के लिए सराहा जा रहा है। जब लियम अपनी स्पीच देता है, वो कहता है कि उसकी ताकत सिर्फ अपने टीचर याशुशी की वजह से है, जिन्होंने उसे फ्लैश का तरीका सिखाया। जब याशुशी ये सुनता है तो उसे फिर से डर लगता है। वो चिंता में पड़ जाता है कि कहीं लियम उसे बाद में ना ढूंढ ले। गाइड भी वहाँ आता है और देखता है कि याशुशी की तारीफ हो रही है। उसने याशुशी को लियम के पास इसलिए भेजा था कि वो धोखेबाज हो और लियम कुछ ना सीख पाए। तो वो बहुत निराश होता है। आखिरकार गो अपनी पायरेट्स के पास वापस लौटता है एक बड़ी जंग के बाद इंपीरियल आर्मी से। वो सोचता है कि चीज़ें उसके लिए कैसे मुड़ गईं। लकीली उसके लिए वो अपने जहाज़ों की हालत पूछता है और खुश होता है कि कुछ अभी भी ठीक हैं। वो पूछता है कि डोमोस में क्या हुआ और कैसे वो इंपीरियल आर्मी में मिले बजाय बैनफील्ड के। वो मानता है कि डोमोस में उसका बिट्रेयल हुआ और बदला लेने की प्लानिंग करता है, लेकिन गाइड वहाँ आता है। आखिरकार उसने किसी को पाया जिसे वो लियम के खिलाफ मन सकता है। वो उसे याद दिलाता है कि लियम ने ही उसकी पायरेट्स को नष्ट किया और अगर किसी से लड़ना है तो वो लियम होना चाहिए। गो ये सलाह मान लेता है और प्लान करता है कि जहाज़ ठीक होने के बाद वो लियम के खिलाफ जाएगा। मासूम लियम घर पर अपनी नौकरानियों के साथ एंजॉय कर रहा है, खाना खिलाने से लेकर खाने को हवा करने तक, लेकिन वो संतुष्ट नहीं है। उसे लगता है कि ईविल लॉर्ड बनने के लिए उसे इससे ज़्यादा ईविल होना पड़ेगा। अमागी उसकी नाखुशी देखती है और पूछती है कि वो और क्या चाहता है। वो कई सुझाव देती है, लेकिन वो सब रिजेक्ट कर देता है। जब वो पूछती है कि क्या उसे और वाइफ्स चाहिए, वो पूछता है कि क्या उसे इससे दिक्कत होगी। वो उसे याद दिलाती है कि वो रोबोट है, उसे कोई मतलब नहीं और सिर्फ उसकी संतुष्टि चाहती है। वो नहीं चाहता कि कई वाइफ्स से उसे ठेस पहुँचे, भले ही वो कहती है कि उसे ठेस नहीं पहुँच सकती। वो पूछती है कि क्या उसे और रोबोट चाहिए, लेकिन कहती है कि ब्रायन को ये पसंद नहीं आएगा, उसे ब्रायन की परवाह नहीं। अगले दिन अमागी उसे अपने डेट का अपडेट देती है, कितना चुकाया और इंटरेस्ट रेट कैसे कम हो रहा है क्योंकि उन्होंने बहुत पैसा चुका दिया। वो अपनी मौजूदा हालत से खुश है लेकिन चिंतित है। उसका मकसद अच्छा लॉर्ड बनना नहीं बल्कि ईविल लॉर्ड बनना है। अनफॉर्चुनेटली उसे सिटी का ध्यान रखना होगा ताकि डेट चुकाने के लिए पैसे मिले। अमागी पूछती है कि ईविल लॉर्ड के रूप में वो क्या चाहता है और वो खुलकर कहता है कि वो टैक्स बढ़ाना चाहता है और लोगों की जान निकाल देना चाहता है। अमागी के लिए ये अच्छा आइडिया नहीं। ऐसा करने से उनकी इकोनॉमी कमज़ोर होगी और डेट चुकाने के लिए पैसे की कमी होगी। वो मानता है कि वो सही है, लेकिन उसका जवाब मैच्योर है और उसे फ़र्क नहीं पड़ता। फिर भी वो सोचता है कि उसकी ज़िंदगी अब कितनी संतोषजनक है और अमागी उसके साथ है, तो वो फैसला करता है कि डेट चुकाने तक ऐसे ही जिएगा। उसने कई रोबोट बनवाए जो नौकरानियों की तरह काम करते हैं। इनमें से 3 रोबोट शिकायत करते हैं कि महल में उनके लिए कोई काम नहीं, तो वो अनावश्यक जगहों की सफाई करते रहते हैं। एक कहती है कि उसने अपनी सहकर्मी की तरह हेयर स्टाइल बदल ली और हैरान होती है कि लियम ने उसे पहचान लिया और फ़र्क कर लिया, भले ही उनके शरीर एक जैसे हैं। वो उस वीडियो को संजोती है जहां लियम ने उसे पहचाना और कहा कि उसने उसे रखा। बाकी भी ऐसा करने की सोचते हैं, लेकिन अमागी आकर उन्हें चेतावनी देती है। वो वीडियो डिलीट कर देती है और याद दिलाती है कि रोबोट्स गैरकानूनी हैं और अगर वो लियम का ध्यान खींचने और उसके करीब आने की कोशिश करेंगी तो उसकी साख पर असर पड़ेगा। एक रोबोट पूछती है कि क्या वो उसके करीब होने से उसकी साख पर असर नहीं पड़ेगा। अमागी मानती है कि असर पड़ता है, लेकिन कहती है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं क्योंकि लियम यही चाहता है। जैसे ही वो चली जाती है, वो सोचते हैं कि शायद वो उसे सिर्फ खुद के लिए रखना चाहती है। तभी ब्रायन बुरी खबर लेकर आता है। वो बताता है कि गो ने उनकी सिटी के खिलाफ जंग घोषित कर दी है। वो सलाहकारों को बुलाता है ताकि काउंटर मेजर पर चर्चा हो। वो बताते हैं कि गो क्या मांग रहा है, ढेर सारा पैसा, हैंडसम मर्द और खूबसूरत औरतें। अगर वो ये सब दे दें तो वो उन्हें छोड़ देगा। लियम चिंतित हो जाता है। ब्रायन सोचता है कि वो सिटी से प्यार की वजह से चिंतित है, लेकिन वो चिंतित है क्योंकि गो वही ईविल लॉर्ड लगता है जैसा वो बनना चाहता है। वो अपनी एम्यूनिशन और गो की तुलना करता है और खुद को कमज़ोर पाता है। वो जंग लड़ सकता है, सोचते हुए गो पर इनाम इतना बड़ा नहीं कि इसके लिए तनाव लें। जैसे ही वो बात करते हैं, वक्त अचानक रुक जाता है और गाइड उसके पास आता है। गाइड को एहसास हो गया है कि वो जंग से मन बदल रहा है, तो वो उसे मनाने आता है कि गो की पायरेट्स के पास ढेर सारा खजाना है और गो से लड़ने से उसे पैसा और इज्जत मिलेगी। लियम सोचता है कि गाइड उसकी भलाई के लिए कह रहा है,
गाइड जाने के बाद वो ऐलान करता है कि वो लड़ेंगे। ये उसके सलाहकारों को चौंका देता है। इस बड़ी जंग का क्या अंत होगा? गाइड हर रोज की तरह नकारात्मक भावनाओं की तलाश में भटकता है। आज वो एक व्यस्त क्रोइसेंट शॉप में जाता है जहां लिमिटेड एडिशन पपीता आम का क्रोइसेंट बिक रहा है। एक लड़की लाइन में इंतजार नहीं कर पाती, लेकिन उसके आगे वाले लोग सिर्फ पपीता आम क्रोइसेंट ही खरीदते जा रहे हैं, जिससे उसे डर लगता है कि स्टॉक खत्म हो जाएगा। वो मन ही मन आगे वालों से एक क्रोइसेंट छोड़ने की भीख मांगती है, लेकिन जैसे ही वो 2-4-6 क्रोइसेंट लेते हैं उसकी उम्मीद टूट जाती है और वो रोने लगती है। सिर्फ एक शख्स आगे बचा है और 2 क्रोइसेंट बचे हैं। वो उम्मीद करती है कि वो एक ही लेगा, लेकिन हैरानी से वो दोनों ले लेता है। उसका सपना तोड़ देता है कि वो दोपहर में स्वादिष्ट खाना एंजॉय करे। जैसे ही वो अफसोस और निराशा में चली जाती है, गाइड खुशी खुशी उसकी नकारात्मक भावनाओं को छकता है। जैसे ही लड़की बाहर जाने वाली होती है, बेकर ऐलान करता है कि उन्होंने और क्रोइसेंट बेक कर लिए हैं। वो वापस मुड़ती है, पॉजिटिव भावनाएं छोड़ती है और गाइड को परेशान करती है, जो ऐसी अचानक ट्विस्ट की उम्मीद नहीं करता। वो इस स्नैक से हार मान लेता है और मेन कोर्स की तलाश में जाता है, उम्मीद में कि लियम का बर्बाद होना देखे। उधर ब्रायन अमागी से कॉल पर घबराता है जब उसे पता चलता है कि स्पेस पायरेट्स उनके प्लैनेट पर हमला करने आए हैं। अमागी उसे चिल्लाने से रोकती है और भरोसा दिलाती है कि लियम ने जंग लड़ने का सही फैसला किया। उसके मुताबिक लियम की जीत की सिर्फ 3.8% संभावना है, लेकिन वो यही चाहती है कि लियम ये रिस्क ले बजाय गो की शर्तों पर हार मानने के, क्योंकि गो के पास्ट हिस्ट्री को देखते हुए अगर उसे ऊपरी हाथ मिलेगा तो वो लियम के प्लैनेट को ख़त्म कर देगा। तो 3.8% चांस 0% से बेहतर है। ब्रायन समझता है, लेकिन उसे लगता है कि लियम नहीं जीत पाएगा। कहता है कि अगर लियम 100 साल पहले पैदा हुआ होता तो दुश्मनों को हराने के ज़्यादा चांस होते। उधर लियम भरोसेमंद है कि वो जीतेगा, क्योंकि उसे लगता है कि गाइड उसके साथ है। वो सोचता है कि जंग जीतने से उसे ढेर सारी दौलत मिलेगी और पॉजिटिव भावनाओं से भर जाता है। जो गाइड जो दूर से उसे देख रहा है सच में नफरत करता है। गाइड अब चाहता है कि पायरेट्स लियम को पकड़ लें और गो का निजी खिलौना बना दें, ताकि रोज़ रोज़ की सज़ा से वो नकारात्मक भावनाएं पैदा करे जो गाइड को चाहिए। गाइड के मुताबिक गो की फ्लीट इंपीरियल आर्मी जितनी अच्छी है तो वो मजबूती से मानता है कि लियम हारेगा। वो लियम को दोष देता है, कहता है कि ये उसकी गलती है जो उसने उस जैसे शख्स पर भरोसा किया। गाइड लियम को मूर्ख कहता है जो अपनी पिछली ज़िंदगी जितना ही भोला है। गाइड भविष्यवाणी करता है कि जब गो लियम को पकड़ेगा और सज़ा देगा, उसकी गाइड के प्रति कृतज्ञता नफ़रत में बदल जाएगी, उसकी मुस्कान तिरस्कार में बदल जाएगी और उसका हौसला टूट जाएगा। इस तरह गाइड को लियम की पीड़ा का स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। खैर, गाइड अब और इंतज़ार नहीं कर सकता इस डिश के लिए। वो चला जाता है और सीन बैटलफील्ड पर शिफ्ट हो जाता है जहाँ गो है। वो ऐलान करता है कि जो लियम को ज़िंदा पकड़ेगा उसे इनाम 2 गुना मिलेगा और वो लियम को अपना नया खिलौना बनाने के लिए उत्साहित है। गो का असिस्टेंट पूछता है कि क्या उसे लड़के से लगाव हो गया, लेकिन गो बताता है कि वो सिर्फ नए एंटरटेनमेंट की तलाश में है। खुलासा करता है कि जंग ख़त्म होने के बाद वो लियम के लोगों को सताएगा और उन्हें मॉन्स्टर बना देगा। उधर लियम के सबऑर्डिनेट्स जो पहले उसके हरकतों पर शक करते थे अब समझने लगे हैं कि उनका जवान लॉर्ड मजाक नहीं कर रहा और उसकी पॉलिटिकल स्किल्स शानदार हैं, साथ ही तलवार चलाने में भी माहिर है। लियम को अपने सिर पर इनाम की खबर मिलती है और वो पायरेट्स के ख़जाने लेने के लिए उत्साहित हो जाता है, उम्मीद में कि वो उसकी तरफ आएंगे। लेकिन 3 लंबे बोरिंग दिन बीत जाते हैं, कुछ खास नहीं होता सिवाय फ्रंट लाइन्स के, जहाँ दूसरे कमांडर के मुताबिक लियम की आर्मी पायरेट्स की भारी तादाद से जूझ रही है। लियम को चेस या चेकर्स खेलने में बोरियत हो रही है और वो बैटलफील्ड में दौड़ना चाहता है, लेकिन ऑर्डर देने से पहले उसका कम्युनिकेशन डिवाइस ख़राब हो जाता है, जिससे फ्लीट से संपर्क नहीं हो पाता। उसी वक्त पायरेट्स के 500 जहाज़ लियम के जहाज़ के ऊपर दिखाई देते हैं। सब घबराते हैं, लेकिन लियम शांत रहता है। दुश्मन के प्लान को बेवकूफ़ी भरा कहता है कि उन्होंने अपनी ताकत बांट दी और सिर्फ 500 जहाज़ भेजे। अमागी दुश्मन के मकसद को समझती है, जो लियम की आर्मी की फॉर्मेशन तोड़ना और असली अटैक के लिए मौका बनाना है। मतलब ये 500 जहाज़ गो के लिए बस यूज़ एंड थ्रो हैं। लियम का सबऑर्डिनेट रिपोर्ट करता है कि 500 जहाज़ अटैक करने वाले पायरेट्स नहीं, बल्कि एम्पायर के सिपाही हैं जो हार के बाद गो से मजबूरन जुड़ गए। समझा जा सकता है कि एम्पायर के सिपाही जिंदा रहने के लिए पायरेट्स की तरफ चले गए, लेकिन अमागी को लगता है कि इन्हें दया नहीं देनी चाहिए, चूंकि इन्हें अब भरोसा नहीं किया जा सकता। लियम हिचकिचाता है, लेकिन फिर भी फैल करता है और 500 जहाज़ों को ख़त्म कर देता है। जब गो को ये खबर मिलती है वो प्रभावित होता है, लेकिन लियम की फ्लीट में थोड़ी अव्यवस्था देखकर मौका पकड़ता है और पूरी ताकत से अटैक करता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, लियम की फ्लीट पीछे हटती है, वही दूरी बनाए रखती है और गो सोचता है कि लियम डर गया। ऑर्डर देता है कि फ्लीट आगे बढ़े। अचानक आगे के जहाज़ विस्फोट हो जाते हैं।
पता चलता है कि पूरे स्पेस में मैजिक से छिपे हुए माइंस भरे थे। गो यकीन नहीं कर पाता कि वो ऐसे सस्ते ट्रिक में फंस गया, लेकिन फिर भी उसके पास नंबर गेम है, तो वो फ्लीट को माइंस के बीच से गुजरने का ऑर्डर देता है। लियम को ये भी पता चलता है कि गो की फ्रंट लाइन में सिर्फ एम्पायर के सिपाही हैं, मतलब सिर्फ यूज एंड थ्रो लोग कुर्बानी दे रहे हैं, असली पायरेट्स नहीं। पायरेट्स नज़दीक आते हैं। लियम के सबोर्डिनेट्स अपनी जान जोखिम में डालकर उसके जहाज़ की रक्षा करते हैं, लेकिन लियम नहीं चाहता कि उसके किसी आदमी को नुकसान हो। वो सबको साफ कर देता है और ऐलान करता है कि वो सारे दुश्मनों को यहीं ख़त्म करेगा। वचन देता है कि जब तक वो जिंदा है किसी भी जहाज़ को अपने प्लैनेट में घुसने नहीं देगा। फैसला करता है कि वो अपने मोबाइल नाइट में जाएगा। अमागी को सेकंड इन कमांड प्रमोट करता है। अमागी तेज़ी से बैटल स्ट्रैटेजी सिमुलेशन तैयार करती है और जंग संभालने को तैयार होती है। लियम बाकी सब उसे सौंप देता है और वो उसे बेस्ट ऑफ लक कहती है। वो हार नहीं मान सकता, अब तक तो नहीं, चूंकि उसने खुद जंग लड़ने का फैसला किया। वो अपने जहाज़ में जाता है। अमागी पायरेट जहाज़ को कंट्रोल करने जाती है क्योंकि लियम ने उसे लॉन्च करने का ऑर्डर दिया था। वो नाइट्स को कहती है कि बाकी जहाज़ लॉन्च करें, लेकिन वो शक करते हैं कि एक रोबोट को कंट्रोल करने दें, वो इंसान है। वो समझाने की कोशिश करती है कि लियम जंग फ्रंट पर जाने के लिए बेकरार है। उनके पास कोई चॉइस नहीं कि वो उसे बचाएं। अगर वो लॉन्च नहीं करें और सपोर्ट ना करें तो वो अकेला होगा और मर जाएगा। वो कहती है कि उसकी वफादारी ना तो किंगडम के लिए है ना लोगों के लिए, सिर्फ लियम के लिए है और वो कुछ भी करेगी उसे बचाने के लिए। ये सुनकर नाइट्स का दिल बदल जाता है क्योंकि वो सोच भी नहीं सकते कि एक डॉल में उनसे ज़्यादा वफादारी हो। वो अपनी जान की कसम खाते हैं कि लियम की रक्षा करेंगे और सारे पायरेट्स को हराएंगे। अमागी लियम के जहाज़ एविड को लॉन्च करती है। लियम गाइड के भरोसे से भरा हुआ उड़ता है कि जंग तय है और कोई दिक्कत नहीं होगी। वो वॉर्प में जाता है उम्मीद में कि गो और पायरेट्स को अचानक अटैक करे, लेकिन वॉर्प में घुसते ही उन्हें नोटिफिकेशन मिलता है कि कोई घुस गया और वो लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। वो उनके जहाज़ों के बीच में पहुंचता है और अपनी तलवार से लेकर पिस्तौल तक हथियार निकालता है। वो यकीन करता है कि वो जंग नहीं हारेगा, जान लगाकर लड़ता है। पीछे के सिपाही भी अपनी जान से उसकी रक्षा करते हैं। वो सोचता है कि जंग आसान होगी, लेकिन क्या सच में ऐसा होगा? मैं सोच भी नहीं सकता कि अगर वो पकड़ा गया तो गो उसे कैसे सताएगा। अनफॉर्चुनेटली लियम के लिए उसकी पिस्तौल की सारी गोलियां ख़त्म हो जाती हैं। वो हैरान होता है क्योंकि उसने ये सोचा नहीं था जब वो इतने गर्व से आया, लेकिन उसे पता था कि 30,000 फ्लीट को मारने के लिए गोलियां काफ़ी नहीं। वो वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसे हिट हो जाता है। उसे एहसास होता है कि कोई करीब आ गया है और सच में एक दुश्मन है। वो खुश होता है कि कम से कम कोई ताकतवर आया जो उससे लड़े। वो तलवार निकालता है और लड़ाई शुरू करता है। जब वो अटैक करता है, नाइट को एहसास होता है कि वो कमज़ोर नहीं है। वो लियम की तलवारबाजी की तारीफ़ करता है और पूछता है कि उसने किस एकेडमी से सीखा। लियम गर्व से कहता है कि उसने फ्लैश के तरीके से सीखा। नाइट कहता है कि उसे ऐसा स्किल नहीं पता, जिससे लियम गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, मेरे बॉस को कैसे नहीं जानते? वो दावा करता है कि ये बेस्ट स्किल है और नाइट को अज्ञानी कहता है, लेकिन नाइट कहता है कि उसने कई लोगों से लड़ा जो बेस्ट से सीखे और अगर उसे फ्लैश का तरीका नहीं पता तो ये नकली है। लियम अपनी तलवारबाजी से नाइट को मार देता है और खुशी मनाता है, लेकिन बाद में उसे पछतावा होता है। उसे लगता है कि बेहतर होता अगर वो नाइट को जिंदा छोड़ देता। ऐसे तो वो फ्लैश के तरीके का प्रचार कर सकता था और सबको उसकी ताकत का पता चलता। वो फैसला करता है कि वो कुछ स्किल्ड तलवारबाजों को जिंदा छोड़ेगा, उन्हें करीब करीब मौत के मुंह में डालकर, ताकि वो उसका नाम दुनिया में फैलाएं। देखते हैं ये उसके लिए कितना काम करता है। गो और उसकी पायरेट्स अभी भी मानते नहीं कि वो ताकतवर है। वो सोचते हैं कि एक गरीब नोबल जैसे लियम के पास इतनी स्किल और पैसा कैसे हो सकता है कि वो इतना एम्यूनिशन खरीद सके। वो उसे गरीब कहते रहते हैं, जिससे वो और गुस्सा हो जाता है। वो चिल्लाता है कि उसे गरीब ना कहें, वरना उसे उन्हें और मारने का मन करेगा। वो फ्लैश के तरीके को कई बार इस्तेमाल करता है और नाइट्स को हराकर जिंदा रहता है। अचानक उसे जहाज़ के बाएं हिस्से से नोटिफिकेशन मिलता है, वो हिस्सा नष्ट हो गया है। लियम को पता चलता है कि उसका जहाज़ मांस की राह के लिए काफ़ी मजबूत नहीं है, ये अभी उसकी प्राथमिकता नहीं है, तो वो लड़ाई जारी रखता है। एक दुश्मन एविड पर हमला करता है और वो जवाबी हमला करता है। अचानक वो लड़ाई हारने लगता है। दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं और चूंकि वो अकेला योद्धा है, ये उसके लिए मुश्किल हो जाता है। उसके जहाज़ के नाइट्स भी डर गए हैं कि वो और देर तक नहीं टिक सकते। ऊपर से अमगी घोषणा करती है कि उनकी सफलता की दर अब 3.8% से घटकर 1.2% हो गई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि लियम को एक नया स्पेसशिप आते हुए दिखाई देता है जो उसके लिए लड़ने आया है। उस स्पेसशिप की राइडर क्रिस्टीना है, जो अपनी यात्रा से वापस आई है और अब वो पहले से बड़ी, बेहतर और मजबूत है। अमगी भी प्लान बनाने लगती है कि वो जंग जीतें। वो तीसरी और सातवीं हथियार सेना से संपर्क करती है ताकि और हथियार खरीदे जा सकें और वो बच सकें।
इस बीच क्रिस्टीना की मौजूदगी से जंग हल्की हो जाती है। वो गोस्ट और उसकी सेना से लड़ती है। इसे बस लड़ाई नहीं कह सकते, ये उसके लिए बदले की जंग है, क्योंकि उन्होंने उसके साथ बहुत कुछ किया था। वो देखती है और दावा करती है। वो उन्हें मारना नहीं चाहती, बल्कि बर्बाद करना चाहती है। वो लियम की जंग में मदद करती है, लेकिन लियम संतुष्ट नहीं है। वो बुरा लॉर्ड है और उसे हर जगह सबसे मजबूत होना चाहिए। उसे ये पसंद नहीं कि कोई उसकी शोहरत ले ले। वो तुरंत नया आर्मर पहनता है। वो एक पंच वाला आर्मर लेता है और रॉकेट पंच का इस्तेमाल करके गो के क्षेत्र में घुस जाता है। सब उसे हैरानी से देखते हैं। क्रिस्टीना उसे देखकर दंग रह जाती है और कहती है कि वो कमाल है। मेरा भी यही ख्याल है, वो सच में कमाल है। गोस अपने जहाज में कांपने लगता है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि एक अकेले वॉरलॉर्ड ने उसकी पूरी फ्लीट को खत्म कर दिया। अमगी उनके स्पेसशिप में घोषणा करती है कि लियम के जहाज में सेंध लगाने से उनकी सफलता की दर 83% हो गई है। क्या इसका मतलब है कि वो जंग जीत जाएगा?